एक फेक जीएसटी बिल्स की बात आ रही थी अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा वो चला था। ये क्या होता है? कैसे बनता है ये? एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ पेपर पे है। क्या लगता है आपको कैसा है इंडिया का टैक्स सिस्टम? पहले लगान दिया करते थे हम लोग, फिर अब हमने इस टैक्सेशन पे आए हैं, लेकिन उसके एवज में जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं आज की तारीख में से एक बहुत बड़ा एरिया हमारे उन लोगों को भी जाता है जो कि हम लोग इन सिटीज़ नहीं देखते। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ के लिए क्या बेस्ट है? कैसे फाइनेंस मैनेज करें? कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ अपनी जॉब ही छोड़ दें तो बेटर है। सही मैं नहीं बताता हूँ रहेगा कैसे छोड़ दें एम्प्लॉइज़ अपनी जॉब। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में व्हिच इज़ द बेटर वन और होता क्या है? अगर हम एक ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है, तो हमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। ये मानता हूँ एसआईपी बेटर है। आपको ये लगता है ये यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में हाउसेस का या फिर रियल एस्टेट का जो मार्केट चल रहा है अभी, ये एक बबल है, ये बस्ट हो सकता है? ये वाला गाना तो बैकग्राउंड में नहीं लगाना ना, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। नहीं, उससे तो हमें बच के ही रहना चाहिए। वरना आजकल जो है ईडी और सीबीआई का बड़ा बुरा दौर चल रहा है। हाँ, तो दौर तो बुरा चल रहा है, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि हाँ, हर किसी का दौर हम लोग थोड़ा अच्छा ही लाएं, हाँ, राइट। क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है और शायद जब तक ये पॉडकास्ट आए दिवाली खत्म भी हो जाएगी। हुँ, बट पैसा बचाना और पैसा बनाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। प्लेज़र, प्लेज़र। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताएँ? बस अब बात करते हुए समझ में आएगा कैसे हैं। हाँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के मुद्दे हैं जो हाँ, हॉट में रहते हैं एकदम, बट सबसे पहला जो अभी रिसेंट में चल रहा था वो जीएसटी 2.0 के ऊपर था। बहुत अच्छा। सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज भी हुई, लोगों ने बोला कि यार पहले तुमने तो डिवाइड कर दिया, फिर इसके बाद उसको सुधारने के लिए तुमने कुछ को 18 से अंदर ले आया और कुछ को 5 में ले आया, 5% में। तो आप इसको कैसे देखते हो कि कैसा था ये डिसीजन? देखो, हर गलती अगर कोई बोला जाए तो हमेशा सुधारने के लिए करी जाती है। हम्म। मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर किसी ने भी अगर 28% को ख़त्म करके 18 में किया तो इट्स बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है। और इससे कई जगह पे कॉस्ट कटिंग तो डेफ़िनेटली होने वाली है। हम्म। और जो 12 से 5 में आ गए हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेशनलाइज़्ड फॉर द कॉमन मैन। हम्म। जहाँ पर उनको अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में थोड़ा-सा पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। सस्ता हुआ नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे को लगता है वो, मैंने एक किसी का मतलब कहीं पे मैं पढ़ रहा था, कोई प्रोडक्ट उन्होंने फिर प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी, हुँ। वो कम ही नहीं हुआ। हाँ, तो उसके लिए जो है ना एंटी प्रॉफिटेरिंग टाइप की एक जीएसटी में कह लीजिए आप डिपार्टमेंट ही है उसका, अच्छा। जिसके बेसिस पे अगर इन लॉन्ग टर्म ये चीज़ डिपार्टमेंट एनालाइज़ करता है फ्रॉम एनी ऑफ द कॉर्पोरेट और एनी ऑफ द कंपनी, तो हम्म। उनके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और कल को अच्छा, उनको उसका दंड भी देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। चलो ये अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हाँ। था ये कि पता नहीं हुँ। कम होगा कि नहीं होगा। नहीं, कम तो देखो, किसी-किसी मैं एमएसएमई बिज़नेसमैन्स के बारे में हम्म। अगर बताऊँ तो किसी का रॉ मटेरियल हेवी से हम्म। स्लैब में चला गया है हम्म। और उसका फिनिश प्रोडक्ट लोअर स्लैब में आ गया है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एक एमएसएमई बिज़नेसमैन के पास कि हम्म। हमें वो 13% का गैप कैसे मिलेगा कुछ वापस? बिजनेस वालों ने ये सवाल भी उठाए थे कि हाँ। हमने जो रॉ प्रोडक्ट्स खरीदे हुँ, या फिर जो हमारी कॉस्टिंग थी हुँ, वो ज़्यादा जीएसटी में आ रही थी, हाँ, बट जैसे ही ये जीएसटी स्लैब कम हुए हाँ, तो उसके मतलब रिजल्ट में हाँ, कम पैसों में उन्हें बेचना पड़ रहा है, तो ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न है। हाँ, तो जो गैप मैं बता रहा था हम्म। 13% का रहेगा, हम्म। वो हमें गवर्नमेंट ही वापस करेगी। दैट इज़ अ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। अच्छा। गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से एक स्कीम लागू करी है, एक हम्म। फॉर्म रहेगा जिसको आपको फाइल करना है। उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है हम्म। परचेज़ की, हम्म। सेल की, हम्म। और जो आपका प्रोविज़नल रिफंड हुआ होगा उस फॉर्म को भरने के बाद, हम्म। वो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल सिचुएशन में, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं डिसाइड करा है, मगर एज़ सून एज़ पॉसिबल सिचुएशन में अच्छा, आपको विदाउट लाइज़निंग वो रिफंड आपके अकाउंट में मिलेगा। ये तो अच्छी बात बता दी आपने। तो हाँ, मतलब पूरे इंटरनेट में क्या ऐसा क्या फैला हुआ है, मतलब या तो हाँ, मैं बोलूँगा कि फेक इन्फॉर्मेशन ही फैला हाँ, हुआ है, क्योंकि लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये तो बिजनेसमैन लोग क्या करें क्या नहीं करें, हाँ, कि अब तो उनका प्रोडक्ट इतना महंगे में उन्होंने खरीदा था, अब हाँ, इसके बाद सस्ते में बेचना पड़ेगा, हाँ। बट दिस इज़ अ गुड वन और ये लोगों को पता बस भी नहीं होता। मैं कहता हूँ इंडिया में थोड़ी-सी कंप्लायंस कॉस्ट की काफ़ी मगजमारी रही है व्यापारियों के बीच में। वो हुँ। हमेशा चाहते हैं कि हमें जो जानकारी है वो पूरी है। तो इसलिए थोड़ा-सा श्रेय मैं देना चाहूँगा कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोफ़ेशनल्स को भी इंसान अपने पास हुँ। कंसल्ट करके रखे हमेशा, अच्छा। जिनसे वो इस तरीके की सर्विसेज़ ले, हुँ। जिसमें उसे एक्चुअल में पता लगे कंप्लायंसेस क्या हैं, कंप्लायंसेस का बेनिफिट क्या है।
तो जब आप रिफंड अप्लाई करेंगे तो यू शुड डेफिनेटली रिक्वायर अ प्रोफेशनल फॉर इट, जहाँ पर आप उससे अपनी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कराएं, प्रॉपर एनालिसिस कराएं, अकाउंटिंग कराएं, और उसके बाद आप अपना रिफंड बहुत इजीली गवर्नमेंट से क्लेम ले कर सकते सकते हैं। वैसे मतलब हर कोई जो पैसा कमा रहा है, हर हाँ, बिजनेसमैन ये हाँ, करता ही है, मुझे लगता है हाँ, कि हर किसी के पास कोई ना कोई होता ही है। हाँ, हाँ, लेकिन कोई ना कोई अच्छे सेंस में भी होता है, बुरे हाँ, सेंस में भी होता है। राइट, जैसे एक फेक जीएसटी बिल्स की बात आ रही थी अभी हाँ, रिसेंट में, बहुत ज़्यादा वो चला था। ये क्या जी। होता है, कैसे बनता है ये? इसको इस तरीके से समझें कि एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ पेपर पे है, अच्छा, ठीक है। उसका कोई प्रैक्टिकली काम का एक्सपोजर नहीं है, हम्म, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ऑफिस में बैठे हैं, एक अच्छा। जगह से आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया अपना, हम्म, जीएसटी नंबर ले लिया, हम्म, जीएसटी नंबर लेने के बाद उसमें कोई काम आपने दुकानदारी नहीं करी, कोई आपने उसमें प्रोडक्ट्स नहीं रखे, कोई हम्म, सर्विसेज नहीं सेल कर रहे, आप सिर्फ सामने वाले को वही सर्विस दे रहे हैं वो जो मांग रहा है आपसे, अच्छा। उसकी पेपर कंप्लाइंसेस करते हैं। और ऐसे ही ट्रे में मान लीजिए आपने 4 कंपनियां बना ली, हम्म, जो लास्ट वाली कंपनी है हम्म, उसने कोई कंप्लाइंसेस ही नहीं करे, मगर जो पीछे की 3 ट्रे की वो कंपनियां थी सारी उन्होंने करें। करके फिर लास्ट वाली कंपनियां बंद होती जाती हैं। अच्छा। और ये आप बिल्स मतलब ये एक तरीके से एक पेपर फर्म्स होती अच्छा, हैं। सिर्फ पेपर फॉर्म्स। अगर कोई बड़े एनालिसिस पे देखें, जैसे काफ़ी सारे लास्ट 7-8 ईयर्स में जीएसटी के उसमें मतलब थाउजेंड्स ऑफ रेट्स हुई, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का ये नेक्सस पकड़ा गया। तो इसमें अल्टीमेटली यही निकला कि फी पीपल आर सेलिंग दीज इन्वॉइसेस फॉर अ वेरी पेनी अमाउंट, और उसके नेक्सस में आते आते कई सारे बिजनेसमैन्स को यही नहीं एनालाइज हुआ कि हमने भी किसी पेपर फर्म से बिल ले लिया। इट इज़ नॉट लाइक दिस अच्छा। मैंने वॉलंटरली लिया, हाँ, इट्स लाइक किसी कमीशन एजेंट के साथ हमने कोई काम किया, हाँ, और उसने अपना इनवॉइस बना के दे दिया। अब आप और मैं बैठे हैं, हाँ, आप मुझसे अगर इनवॉइस मांगते हैं और मैं बोलता हूँ मेरा किसी XYZ कंपनी से मेरी फर्म बनी हुई है, मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, यू माइट नॉट इवन गो एंड चेक कि मेरी वो फर्म उस जगह पे है या सही नहीं है। बात है। हाँ। तो आपको मैंने तो इनवॉइस दे दिया, व्हाट आई सेव्ड इज कि हो सकता है मार्केट में ये सर्विस आपको 100 रुपए की मिल रही हो, मैंने आपको 90 में दे दी, बट आपसे मैंने जो जीएसटी लिया, जो मेरा मेजर हाँ, वो तो बिजनेस का कहना चाहिए प्रॉफिट है, हम्म, एक नॉर्मल बिजनेस का आज 5-10% का मार्जिन निकलता है, हम्म, आपने उसमें भी 18% अगर कमा लिया तो हम्म, यू नीड नॉट टू डू एनी बिजनेस, सही बात है। आप सिर्फ जीएसटी से ही पैसा कमा के अपने घर को चला सकते हैं। लोग ना मतलब खासकर बिजनेस वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से ना लूप होल खोज ही लेते हैं। राइट। मतलब मैंने देखा है कि बिजनेस वाले लोग बहुत कम ऐसा होता है कि उनके पास बचाने का तरीका नहीं होता है, मतलब दे विल सेव इट। और बहुत कम पैसा मेरे को लगता है जो वहां तक जा रहा होता है। अभी तो जीएसटी आ गया, उससे पहले सिर्फ टैक्स था। हाँ, बेसिकली उस टैक्स से मतलब बहुत कम लोग वो टैक्स भर रहे होते थे। राइट। क्या लगता है आपको, कैसा है इंडिया का टैक्स सिस्टम? इंडिया इज का इट, टैक्स हाउ विल सिस्टम यू इज रेट इज आउट ऑफ जो टैक्स सिस्टम है और जो सर्विसेज जो हमें मिलती हैं, 1 to 10 क्या रेट करोगे आप? मैं इसको रेट करने से पहले एक छोटी सी कंडीशन और डालूंगा। ठीक है, इंडिया एक बहुत हैवी पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, ओके। और कई 100 सालों से जो है गुलाम रही है, ठीक है। कई सारे एराज में। तो कहने वाली बात है कि 10 साल में ये चीज़ें नहीं चेंज हो जाएंगी, 15 साल में भी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम। और हर कंट्री का बेसिक अर्निंग सोर्स टैक्सेशन ही है। पहले लगान दिया करते थे हम लोग, फिर अब हमने इस टैक्सेशन पे आए हैं, लेकिन उसके अवज में जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं आज की तारीख में, उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया हमारे उन लोगों को भी जाता है जो कि हम लोग इन सिटीज़ नहीं देखते, जो गांव में है, जो कि ऐसी जगह पे ऐसे हालातों में जहाँ पर रोड भी नहीं है कनेक्ट होने के लिए, तो उनको भी सरकार को उठाना है, तो उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर हम उन लोगों को छोड़ देंगे तो गांव से भी हमारे लिए जो सब्जियां फल फ्रूट आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। अभी मंडी में इतनी बड़ी बुरी हालात हुए, तो उसको भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सर्वाइवल रखना है। तो इसलिए मैं अगर रेटिंग वाइज देखूं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऑनेस्टली काम करे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8। आई विल नॉट से इट अबव देन दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं तो सर्विसेज में आप कितना रेट करेंगे? सर्विसेज, अब आप ये समझ लीजिए जितनी भी रोड्स बन रही हैं वो आज की तारीख में सर्विस कैटेगरी में ही आती है। सर्विस में मैं रोड ले रहा हूँ, हाँ, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आता इसके है। बाद मैं हॉस्पिटल्स ले रहा हूँ, हाँ, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले रहा हूँ। तो हाँ, उन सब चीज़ों में आप कितना रेट करना चाहोगे? सबके अपनी अपनी जगह पे एक पैरामीटर्स हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी Still और overall, एजुकेशन, अगर as a ओवरऑल देखा citizen, जाए तो yeah. आप 50-50 माने। अच्छा, ओके। इससे ज़्यादा तो देखो अभी टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री जी का खुद भी ऑब्जेक्टिव 47 तक इंडिया को डेवलप कर देने का है। 2047 तक अगर हम डेवलप हो जाते हैं तो आज से भी देखूं तो लगभग 20 साल हैं अभी हमें। ओके।
अभी आपने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट हम्म, टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है हाँ, पूरे देश को चलाने के लिए, राइट। बट कुछ समय पहले गवर्नमेंट के पास नवरत्न भी थे, हमारे पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ से गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आता था और दे वेर प्रॉफिटेबल। बट एक टाइम आया जब ये सेल आउट होने लग गए, मे बी प्राइवेट ओनर्स के पास जाने लग गए, गवर्नमेंट उनका एक हिस्सा प्राइवेट ओनर्स को देने लग गई। सो ये क्या एक राइट मूव था, और प्राइवेटाइजेशन। वी आर नॉट एबल टू मेक आवर इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल? हम्म, तो प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो। हर गवर्नमेंट ये सोचे कि हम ही उसको कंट्रोल कर लेंगे और हम ही चला लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। विद न्यू एरा हमें न्यू लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होना भी साइमल्टेनियसली इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से ना बोल के कि कितना हमने कर दिया, कितना परसेंटेज किस इंडस्ट्री में बाकी है। तो जैसे रेलवेज है आज की ठीक तारीख है। में, तो रेलवेज इज डूइंग प्रीटी गुड। और मुझे नहीं लगता उससे बड़ा नेटवर्क अभी तक इंडिया में नहीं किसी है, भी बाहर भी नहीं ट्रांसपोर्टेशन में है, मेरे को लगता है वैसे हाँ। बाहर भी नहीं है जो इंडियन तो इट रेलवेज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स True. ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसको अपने लेवल पे चला रही है। हम्म। इनफैक्ट अगर आज मैं बोलूँ किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रोडक्ट अपना लेटर या कोई सामान अपना पहुंचाना है, तो इंडियन स्पीड पोस्ट से बेटर कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप राखी की बात करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राखी अगर आपको अपने अपने सिस्टर को किसी भी सिस्टर बहन को अगर आपने भाई तक पहुंचानी है, तो आज वो स्पीड पोस्ट करे तो वो 3 दिन में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करा तो वो नहीं पहुंचती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सरकारी जितने भी आपके तो मतलब अच्छे थे ना, authorities फिर हैं, हम क्यों प्राइवेट को दे रहे थे? मतलब बेसिकली दे वर डूइंग गुड। हाँ, बट देयर आर वेरियस सेक्टर्स जहाँ पर जरूरत थी। लाइक मैं बोलता हूँ BSNL और MTNL के केस में, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का आना इम्पोर्टेंट भी हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। और कुछ जगहों पे देखो कमेंट ना करा जाए तो बेहतर है। नहीं कमेंट कर सकते हो सर, क्या हो गया? नहीं मेरे को तो अपना देखना है। हर कोई यहाँ पे अपना देख रहा है। सही बात है। कोई बात नहीं, देखते हैं। और प्लस मुझे एक और लॉजिक मिला था इसमें कि गवर्नमेंट हर चीज़ को रन कर सके जरूरी नहीं है, हाँ। या फिर रन करे ही ये जरूरी नहीं है। बेसिकली वो कैसे बेटर वे में डेवलपमेंट में काम आ पाए और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये भी देखना होता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सर्विस मिले। हमें सर्विस मिले, यस। किसके माध्यम से मिल रही है, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट। हमें हमारा जो हमारे को सर्विस चाहिए वो अच्छी मिले, क्योंकि वी आर पेइंग टैक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल रहता है। बट मैं बिजनेस ओनर से अब हटूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पे लूप होल भी नहीं बोलूंगा, बट दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ क्रीम कि उनके पास लोग होते हैं टैक्सेस को जानने के लिए, टैक्सेस भरने के लिए, या फिर उन्हें सजेशंस देने के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएं। एक बहुत बड़ा दर्द है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का। एक टाइम आता है जब उन्हें ITR भरना होता है, उस टाइम पे उन्हें याद आता है कि साला कहीं ना कहीं पे हमें पैसा डाल देना चाहिए था, बट वो बहुत लेट हो गया होता है। सो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेस्ट है, कैसे अपना फाइनेंस मैनेज करें, वो बताइए। या फिर उन्हें हार मान जाना चाहिए कि भाई हम बस सीधे टैक्स दें, अपना ऑफिस से आए? मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा कि अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज अपनी जॉब ही छोड़ दे तो बेटर है। अब फिर कैसे छोड़ दें, मतलब पैसा ही मैं नहीं बताता रहेगा। हूँ कैसे छोड़ दें एम्प्लॉयज अपनी जॉब। एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो वो एक गठबंधन में आते हैं कि हाँ अब मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे सैलरी देंगे। लेकिन कई जगहों पे मैंने देखा कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को अंडर हेड 194J में ट्रीट करते हैं। वो क्या है, वो है कि हम आपको एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट अपने पास रख रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ऐसे कि आप मेरे यहाँ काम तो वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, मगर मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला नहीं रहेगा। अच्छा, आप मेरे को एक कंसल्टेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है। उसमें आप फिर मुझे एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मैं आपका TDS काटूंगा अंडर सेक्शन 194J। ठीक है, 10% मैंने TDS काट लिया आपकी सर्विस के लिए, और आपने वही काम किया जो पहले आप एज अ सैलरीड एम्प्लॉय कर रहे थे। इसमें कहाँ पर हम बच पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 लाख रुपए की आज ठीक है, इनकम स्केल है, आपको एज एन एम्प्लॉयर रिलेशन एम्प्लॉय रिलेशन 20 लाख रुपए अगर टैक्स भरना होता, तो इन करंट सिनेरियोस 12 लाख एग्जेम्प्ट हो जाता। उसके बाद आपका जो है 8 लाख पे पूरा टैक्स लगता। फिर जैसे ही इसमें 12 लाख वाली स्कैप में क्या है कि आप 12 लाख रुपए तक
आपको टैक्सेबल नहीं है, लेकिन 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो अब फिर पूरा जो पूरा नॉर्मल टैक्स स्कीम देंगे। है वैसी चलेगी। हम्म, लेकिन जो आप अगर प्रोफेशनल की तरह अपनी आईटीआर भरेंगे हम्म, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक सेक्शन होता है 44ADA, ठीक है। वो आपकी इनकम को स्लैश हाफ कर देता है। आपको कोई कैसे? बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ अच्छा, प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम। ये इसके बारे में शायद बात ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। हाँ। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो भी एज अ प्रोफेशनल इनकम आप अर्न करते हैं ठीक है, उसका आपको हाफ टैक्स देना है। मतलब अगर 20 लाख है तो 10 राइट, लाख पे। राइट, वो टैक्सेबल इनकम हो जाती है आपके लिए। तो उससे कई सारी कैटेगरी ऑफ बिजनेस में अगर आप जाएंगे तो हम्म, आपको ये पता लगेगा कि यार मैं सैलरी से ज़्यादा तो इसमें अपना टैक्स बचा रहा हूँ। बेशक आपने 10% अपना हर महीने अपना TDS जमा हम्म, करवाया फ्रॉम योर एम्प्लॉयर साइड, हम्म, मगर इवेंचुअली जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे हम्म, तो यू इफ़ यू कम इनटू दिस स्लैब देन यू कैन इजीली सेव 4 to 5 लाख रुपीस अच्छा, ऑफ टैक्स। या तो ये मतलब तो डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम स्केल, तो इस सेक्शन को कई सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं हम्म, आज की तारीख में हमारे थ्रू अडॉप्ट करने लगे हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ योर एम्प्लॉयर अलाउज इट। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि इफ़ देयर एम्प्लॉयर अलाउज इट देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। तो मतलब क्या दिक्कत हो सकती है एम्प्लॉयर को उसमें? लाइकवाइज अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, अगर मेरे पास 4 लोगों का स्टाफ है, हम्म, 5 लोगों का स्टाफ है, दे आर अर्निंग अप्रोक्सीमेटली हम्म, अ लाख रुपीस फ्रॉम मी, हम्म, तो अगर उनका आज टैक्सेशन बनता था किसी भी स्लैब में अगर मैं बात करूं, हम्म, तो मेरे पास एक चॉइस है। उन्होंने मुझे बोला सर मुझे सैलरी मत पे करिए, हम्म, आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मेरा हम्म, TDS जमा कर दीजिए 194J में, और मैं अपनी ITR जो है 44ADA में फाइल कर दूंगा। तो इन अच्छा, दैट सिचुएशंस वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस तो अलाउ नहीं करेंगे आपको, बिग फोर अलाउ नहीं करेंगे, मगर वहाँ पर आपके पास एक और लिबर्टी होती है। हम्म, अगर मैं इससे आगे जाऊँ तो वहाँ हम्म, पर आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर को या फिर सैलरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने HR के साथ डिस्कस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसमें HR एक कंपोनेंट एडजस्ट करा सकता है अकॉर्डिंग टू योर रेंट। अच्छा, ओके, उसमें आप अपने जो रिम्बर्समेंट है, इनफैक्ट मोबाइल का रिम्बर्समेंट, लैपटॉप का रिम्बर्समेंट, जो कि कंपनी आपको बोलती है आप खरीद लें हमारे पास से, लेकिन वो आपके स्ट्रक्चर में डिफाइंड नहीं होता, इसलिए वो स्ट्रक्चर में आपको होता है। बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आज 1 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का आप लैपटॉप ले रहे हैं और साल में आपको कंपनी बोलती है कि हमारे पैसों से ले लें, तो आप वो अपने सैलरी स्ट्रक्चर में डिफाइन कराएं, जिससे कि आपका वो सैलरी स्ट्रक्चर में से 1 लाख रुपए टैक्सेबल एरिया से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ओके, ये थोड़ा ध्यान देने हाँ, वाली चीज़ है। और इनफैक्ट मुझे रिम्बर्समेंट, लगता है ये लोगों को पता भी नहीं होता। हाँ, पता नहीं पता होता। नहीं होता। अल्टीमेटली होता क्या है, हमारे पास आते हैं जब, तो हम उन्हें बताते हैं, बट होता क्या है फिर वो डिस्कशन नहीं करते अपने HR के साथ। वंस दे अच्छा, पेड ऑफ द ओके, टैक्सेस, फिर वही फ्लो में चला जाता है। फिर अगली साल जब आता है बंदा, फिर वो ये चीज़ पे फिर डिस्कशन वही करता है। तो हमेशा देखो, पैसा तो कुछ ही लोगों के पास सर्वाइव कराए। पैसा जब आपके पास आता है तो आप उसे एंजॉयमेंट में ज़्यादा लगा देते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो फिर उसके बाद जब आप टैक्स भरते हैं तो फिर आपको वो लगता है यार ये भी एक पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस है, छोड़ो कोई बात नहीं, इतना पे कर देते हैं। तो वहाँ पर आप इवेजन तो कोई नहीं, मैं कभी किसी को सजेस्ट करूंगा, लेकिन हाँ प्लानिंग भी मूव ऑन कर जाते हैं, हाँ, उससे भी आप आगे प्लानिंग बढ़ तो जाते हाँ, हैं। इसीलिए हम लोग शायद यहाँ पे बैठे हैं हाँ, और कि यही एक हाँ, राइट टाइम भी है। ट्रू, मैं आपको बोलूँ, अगर किसी ने अपनी रिसेंट अपनी ITR फाइल करी होंगी हम्म, तो उन्हें पता लगा होगा दे आर पेइंग अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 months ऑफ योर सैलरी इन टैक्सेस, ट्रू, ट्रू, ट्रू। और फिर उसकी वजह से यू आर वर्किंग फॉर 12 months एंड यू आर अर्निंग ओनली फॉर 10 months। तो ये पॉसिबल है इसे भी बचाना? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इस टाइम पे अगर आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, डिस्कशन करें, HR से बात करें, डिस्कशन करें, तो यही तो टाइम है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अभी आपके 6 महीने निकले, अगला 6 महीना पूरा बाकी है आपका। तो इस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके भी सेम ही जगह पे बैठेंगे। तो या तो सैलरीज पे ही डिपेंडेंट रहें कि कुछ और भी तरीका है मतलब एम्प्लॉयज अमीर बन पाने के लिए, कि नहीं बन सकते? मैं कभी किसी के लिए नहीं बोलता कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो वो अमीर नहीं हो सकते। तो क्या क्या आप तरीका है, इंडिया मतलब में लाइक कॉर्पोरेट्स के देख लीजिए, टॉप CEOs आर बट उतने अर्निंग, टॉप की नहीं बात करते हम, किसी भी की थोड़े बात करें आप, डाउन अगर आप जाते हैं। सेविंग्स करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट अपनी लाइफ का जरूर सेव करें। हम आज के टाइम में बात करें तो टुडेज यूथ इज एक्चुअली, मैं कहूँगा, वेस्टिंग मनी इन एंजॉयमेंट्स। हाँ, ट्रू है, भाई ठीक है। एक स्टडी आई थी, उसमें ये बताया गया कि आज से 10 साल पहले हम सिर्फ 1 या 2 बार जाते थे बाहर खाना खाने के लिए, अब हमने वो 8 बार कर दिया एक महीने में, और एक बारी का बिल कहीं पे भी 2 से 3 हजार रुपये से कम नहीं आता। कितना हमें सेविंग स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कितना बेसिक अमाउंट होना चाहिए? 1000 अगर रुपये से आपकी भी आप सैलरी, स्टार्ट कर सकते मैं हो। वैसे लेता हूँ, अगर आपकी सैलरी हम्म, 5 लाख पर एनम है, 6 लाख लेता हूँ मैं, हाँ, जिसमें 50,000 आपकी अगर सैलरी है पर मंथ, राइट। कितना सेव करना ही चाहिए? इसमें कोई एक परसेंटेज है कि हर सैलरी के हिसाब से आपको इतना सेविंग्स करना चाहिए? कोई आप डिवीजन दे सकते हो कि इतना आप सेव करो,
इतना देखो मैं इन्वेस्ट मानता करो। हूँ कभी भी हमें अपने एक्सपेंसेस देखने चाहिए। बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस आज की तारीख में सैलरी में, अगर सैलरी बोलूँ किसी का भी बोलूँ मैं, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम्म आधा तो हमारा देखो किसी ना किसी ऐसे खर्चे में जाता है जो हम अवॉइड हम्म ही नहीं कर सकते। लाइक हमारे घर हो गया, रेंट हो गया, या मदर फादर की केयर हो गई, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, हम्म इसमें आधे से ज़्यादा पैसे आपके चले ही जाते हैं। हम्म 20% पैसा आपको हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में तैयार रखना चाहिए फॉर योर एनी अच्छा। मेडिकल इमरजेंसी। ओके, सो मतलब मैं अब 100% में हाँ, 20% में एक मेडिकल इमरजेंसी के इमरजेंसी लिए फंड आप बोल सकता हमेशा, हूँ मैं हाँ इसको। बिल्कुल बोल ठीक सकते है, हैं। ओके। अब उसे आप चाहे लिक्विड एफडी में रखें अच्छा। या किसी और प्रोडक्ट में रखें। आजकल बैंक्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बोलते हैं कि अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डाले रखेंगे 2 से 4% मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 4%, हाँ। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल एफडी में डाल देंगे जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं तो आपको हम 6 से 7% भी दे देंगे। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक टू बैंक एंड योर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो बाकी 30% बचा, वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या चाहे तरीका है चाहे अच्छा स्टॉक, जगह? अब चाहे स्टॉक मार्केट हो, हम्म, चाहे अब आज कितना भी बोल रहे हैं आप गोल्ड को हम्म, कि वो आज पकड़ से बाहर हो गया है, हम्म, लेकिन अगर आप सुनार के पास 25,000 रुपये भी लेके जाएंगे हम्म, तो आपको सोना देगा ही देगा, वो आपको मना नहीं कर देगा। हाँ ये भी है। मतलब तो कहने चलो का, ऐसा करते हैं, हमने 30% सेव कर लिया, 20% सेव किया, बिल्कुल 30% आपने बताया कि आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए। हम्म, तो मैं एक एक करके आता हूँ कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो SIP और म्यूचुअल फंड्स होता है जो हमारे पास सबसे जो सेलिब्रेटेड ऑप्शन जो लोग मानते हैं। हम्म। तो आप एक बार बता सकते हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड्स में विच इज़ द बेटर वन फर्स्ट, और होता क्या है ये? इसको हमें टेन्योर के हिसाब से देखना चाहिए। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को हम टेन्योर के हिसाब से देखेंगे, कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से 5 इयर्स हमारा ठीक टेन्योर है, है 5 इयर्स मिनिमम रखते है हैं। ना, अगर हमारा टेन्योर है 5 साल का, अब हम देख रहे हैं किस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, अगर हम एक ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है, ठीक है, तो हमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। और जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ हमारा मार्केट जो है बहुत डाउन पे है, लाइक कोविड में, तो वहाँ हम लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एसआईपी में हम एवरेजिंग करते हैं। आज कम है, ज़्यादा है, फिर कम है, ज़्यादा है, तो एक एवरेज हमारी कॉस्टिंग बनती है चीज़ की। ठीक है, ट्रू। लेकिन जब हम लमसम में एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हम उसे बार बार इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमने हाई पिच पे जाके कोई स्टॉक खरीदा, इसे ऐसे समझे, किसी को हमने बिल्कुल मार्केट हाई पे अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा, तो बट ऑब्वियस सी बात है मार्केट रोल डाउन करेगा ही करेगा। हाँ करेगा। फिर आप मैटर वहाँ करेगा कि आप एग्जिट कहाँ कर रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद जाके मार्केट डाउन पे ही रहे, अच्छा ठीक है। और ये भी हो सकता है मार्केट डबल भी हो जाए। तो एग्जिट वहां पर मैटर करेगा, जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी आपकी एवरेजिंग करती चली जाएगी। तो बेटर SIP है मतलब? मैं ये मानता हूँ एसआईपी बेटर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर एक आज की तारीख में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कि वो कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली डाले। अच्छा, और भी इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है कि कैसे एक बेटर SIP या फिर एक बेटर म्यूचुअल फंड चूज किया जाए, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टिल लोग उतना ध्यान नहीं देते। मतलब मेरे को हाँ, लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी हाँ, उस पॉइंट तक नहीं पहुंची है कि लोगों को इतना भी पता चल पाता है। हम्म, ऑल्दो वर्ड ऑफ माउथ से लोग पूछ लेते हैं हम्म, कि यार इसमें हम्म, करूं उसमें करूं, हम्म। बट स्टिल किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले? देखो हर एक मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो सेबी ने इस तरीके से उसे दे रखा है Regulate कि अवेयर रहना है आपको। जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप उसका पीछे एक्सपायरी डेट देखते हैं सामान की। True. तो इसी तरीके से जब भी आप इस टाइप के कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसकी डिटेल होगी उसके अंदर। आप 3 चीज़ें जरूर देखें। ठीक है, एक तो वो कितना पुराना हो गया प्रोडक्ट। ओके। लेट से अगर वो 5 साल से चल रहा है प्रोडक्ट और वो एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, हम्म, तो इसका मतलब आगे भी उसने अपनी definitely, जो हाँ। उसका मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। ठीक है, दूसरा, उसमें लास्ट 3 इयर्स में क्या रिटर्न्स आए हैं, ओके। वो हमारे लिए एक बेटर रिजल्ट देते हैं कि हाँ लास्ट 3 साल में इसने एक एवरेज 15%, 12% या एक अच्छा रिटर्न हमें दिया है, तो हमारे लिए ये रिलेटिवली बेटर प्रोडक्ट है। और थर्ड हमारे लिए हो जाता है कि उसने पैसा कहाँ लगा रखा है, किस इंडस्ट्री में लगा रखा है। हर एक म्यूचुअल फंड अपनी एक कैटेगरी लेके चलता है, ओके। उस कैटेगरी को अगर आप देखते हैं तो आप थोड़ा सा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग ये सब चीज़ें से अगर अवेयर्ड हैं तो आपको पता लगेगा कि आज के टाइम में डिफेंस इज़ अ वेरी हाइप्ड एरिया। हर एक कंट्री आज की तारीख में डिफेंस में इन्वेस्ट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी हाई। तो जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हाँ यार ये फंड ने अपने आप को एक अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसकी हमारे को विजन 5 इयर्स में अच्छा दिखता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमें म्यूचुअल फंड या SIP जब भी करें, किसी भी फंड के साथ जाएं, तो ये जरूर चेक करना चाहिए। ओके,
बट ये इतना अच्छा रिटर्न देते हैं तो इसके बाद और भी लोग ऑप्शंस क्यों चूज करते हैं? क्योंकि कई बार लोग एग्जिट गलत जगह पे करते हैं, मैंने बताया ना। अच्छा। जैसे आज आपको ज़रूरत है पैसे की, अब आज वो फंड ऐसी स्टेज पे है जहाँ पर उसकी वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक। आज वो स्टॉक आपने 100 रुपए पे खरीदा, कल को वो 200 रुपए पे था, जब आपके मन में लालच आया नहीं है 300 हो जाएगा जब निकालूंगा। हो सकता है एक साल में, जैसे अगर इस साल की बात करूं, तो इस साल में अगर किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर का अगर देखा जाए तो वो एक एवरेज ईयर है। इसमें किसी को भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा के भूल जाते हैं कि 10 साल बाद देखूंगा या 5 साल बाद देखूंगा, और उसे इस साल में अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो उसने कोई रिटर्न्स नहीं कमाया। इनफैक्ट इस साल का फर्स्ट क्वार्टर वाज लाइक दिस कि अगर सभी का पोर्टफोलियो चेक करते तो इट वाज 50% माइनस। अच्छा। मेरा खुद सारा पोर्टफोलियो 50% माइनस में था। तो अगर एग्जिट आप प्रूडेंटली प्लान कर सकें अपना, तो आप रिटर्न्स कमा सकते हैं हर एक मार्केट के प्रोडक्ट में। आप लोगों को पोर्टफोलियो भी सजेस्ट करते हैं, लाइक कि क्या कौन कौन से स्टॉक्स? ये मैं Like- अपने लिए सजेशन रखता हूँ वैसे, बिकॉज Okay. इट इज़ नॉट माई फोर्टे। लेकिन मैं अपने लिए जो सजेशन रखता हूँ वो सभी के लिए कॉमनली है। अगर मेरे से कोई फ्रेंड सर्कल में कोई मेरा क्लाइंट भी पूछता है तो मैं उसे यही बोलता हूँ, भाई जो मैं कर रहा हूँ वो अगर करना है तो बता देता हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास फंड्स हैं, लाइक से लाख रुपीस फंड है आपके ठीक है। पास, तो आपने उसमें क्या करा, आपने उसमें से 50% तो इक्विटी मार्केट में डाला। अच्छा। बिकॉज अगर आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो रिटर्न्स तो इक्विटी में ही मिलेंगे आपको। ठीक है। तो रिटर्न्स आपने जब 50% उसमें डाल दिया, तो बाकी का 50% जो बचा है उसमें से 30% आप बॉन्ड्स में डालिए। बॉन्ड्स। हाँ। ठीक है। Non बॉन्ड्स convertible- एक बार आप समझाएंगे बॉन्ड्स? बॉन्ड्स ऐसा है जैसे आप लोन क्योंकि लेते हैं। बहुत सारे लोग बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कम ही कर रहे हैं, पता नहीं हाँ, कर भी रहे हैं तो, राइट बट एक लार्ज एरिया ऑफ पीपल्स हैं जो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। राइट। एनसीडीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ओके। ये हर एक कंपनी जो है मार्केट में थ्रो करती है। लाइक जैसे आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो वो भी अपने पैसा मार्केट से उठाने के लिए, ठीक जैसे है। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल कुछ तो इन्वेस्टर्स नहीं लगा दी, कुछ फिर लोन्स लिए जाते हैं, और फिर कुछ जो है बॉन्ड्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो कई सारे फंड मैनेजर्स इस टाइप के बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं जहां पर आप और हम जैसे लोग उन कंपनियों के बॉन्ड्स ले सकते हैं, और उन पे हमें इजीली 9 to 11% तक रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा। राइट। मतलब काफी रिटर्न से, तो हाँ। एफडी से भी अच्छा रिटर्न। हाँ राइट। एफडी से सब बॉन्ड्स के रिटर्न्स एफडी से अच्छे होंगे। कोई बॉन्ड जो- सजेस्ट कर सकते हो आप? बॉन्ड्स आपको एडलवीस के, निपॉन के कई सारे मिल जाएंगे। ओके। कई सारी कंपनियां निकालती रहती हैं, मोतीलाल ओसवाल निकालते रहते हैं। ओके। वो हर टाइम के आपको हर जगह प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स भी न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखना होता है, आपको उसमें रेटिंग देखनी होती है, A++ है, या फिर उसका टेन्योर कितना है, या वो परसेंटेज आपको रेट क्या दे रहा है। तो इस टाइप से आप उसमें रेटिंग्स और सारी चीज़ें चेक करने के बाद उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर सेबी प्रोडक्ट्स, और इसमें टोटली गवर्नमेंट का या सेबी का पूरा कंट्रोल रहता है किसी कंपनी के ऊपर। तो पैसा मरने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना ज़्यादा है। कहीं कम होती है, क्योंकि अच्छा। सेबी कंट्रोल्ड है। ओके। हाँ, जैसे आपने स्टॉक में पैसा लगा दिया और स्टॉक डूब गया तो फिर आपको कोई पैसा रिकवर पैसा नहीं नहीं देगा। होगा। लेकिन हाँ, बॉन्ड के केस में गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटी रखवा रखी होती है उन कंपनी से। अच्छा, ताकि अगर हाँ, डूबे ताकि भी अगर तो पैसा डूबे तो आपको वापस आपकी लिटिगेशन के थ्रू मिल जाए। DHFL इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पर लोगों को पैसा मिला। हाँ, स्लो तो जरूर होता है, लिटिगेशन का कोई भी मैटर होगा, लेकिन हाँ, आपको अपना पैसा मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इसलिए 30% मैं बोलूँगा अपना पैसा बॉन्ड्स में जरूर डाल के रखें। ओके। तो SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और हाँ, बॉन्ड्स। SIP म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेटर है इक्विटी में ही, क्योंकि SIP म्यूचुअल फंड्स भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले ले रहे हैं। उसके अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो वो भी बॉन्ड वाले भी होते हैं SIP म्यूचुअल फंड्स। हाँ, बॉन्ड्स वाले भी होते हैं। तो इक्विटी या डेट रिलेटेड वाले इसमें कैटेगरी दिखाई जाती है। जब भी आप किसी भी ब्रोकर से बात करेंगे तो आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं या डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, वो भी आप चेक करें। इतनी सारी बातें आपने बता दी, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे ले रहे हैं और कितने लोग ले पा रहे हैं। जी। तो मैं थोड़ा सा ना इजी कर दूंगा लोगों के लिए। अमीर कैसे बन सकते हैं जल्दी से जल्दी? जल्दी से जल्दी तो देखो कोई प्रोसेस नहीं है इस दुनिया नहीं, में। कुछ तो प्रोसेस बताना पड़ेगा सर, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। जल्दी का काम तो देखो शैतान का होता है। सारे शैतान ही बैठे हैं यहाँ पे, और- सारे शैतान है। पैसों के मामले में कोई शरीफ नहीं है, सारे के सारे। देखो, जल्दी पैसा कमाना है तो जल्दी उतना काम करना पड़ेगा
जो एक आदमी नॉर्मल कोर्स में 8 घंटे में करता है। तो आपको अपने दिनचर्या बढ़ानी पड़ेगी, स्लीपिंग साइकिल कम करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट्स बड़े प्रूडेंटली करने पड़ेंगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी के पास एक अच्छा कॉर्पस है और 4-5 कह लो फ्रेंड सर्कल ही हैं, उन्होंने 20-20 लाख रुपए का कॉर्पस अपना इकट्ठा कर लिया आफ्टर अर्निंग फॉर 5-6 ईयर्स। अब वो बोलते हैं यार अब ना 20 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी आ रही है और ना 20 लाख रुपए में मैं कहीं ऐसे ही जगह इन्वेस्ट कर सकता जहां पर मेरा पैसा 4-5 साल में डबल या 3 गुना हो जाए। तो एक एंकर फंड्स नाम की चीज होती है। अच्छा। अब एंकर फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड्स तो लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एंकर फंड्स क्या हैं? ग्रे मार्केट में पैसा लगाते हैं। ग्रे मार्केट क्या है? जो कंपनीज अभी लिस्ट नहीं हुई हैं या स्टार्टअप्स में वो पैसा लगाते हैं। तो ये तो अनरेगुलेटेड होता होगा? नहीं, रेगुलेटेड है। इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, इट इज वेरी मच रेगुलेटेड बाय सेबी। तो इसमें क्या है कि आप उन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं जिन कंपनीज में आप सुनते हैं कि इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। अच्छा। यू कैन बिकम अ एंजल इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग थ्रू दीज फंड्स। ये तो अच्छा है, ये तो मतलब काफी सही है। इसका कॉर्पस बड़ा होता है। अच्छा, लाइकवाइज आप मान लीजिए इसका 1 करोड़ से कम का कोई पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। अगर आपको बेयर मिनिमम इन्वेस्ट करना है किसी इंडिविजुअल को तो 1 CR यू शुड हैव इन योर हैंड। ओके, तो ये 4-5 लोग 6 लोग तो इसीलिए मैंने बोला जब जिसके ये तो फिर पास आप जो ऑलरेडी अमीर है उसको और अमीर नहीं, बनाने के लिए बता देखो दिया क्या हो आपने। रहा है, आप किसी के थ्रू ही अमीर बन सकते हो ना। आइसोलेशन में तो वर्ल्ड चल नहीं रहा। आपने जैसे किसी भी इन्वेस्टर की बात करें, जैसे स्टार्टअप में पैसा लगाया तो वो किसी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू जाके ही पैसा अपना डेवलप करता है। वो अपनी वैल्यूएशन से कॉस्ट बढ़ाता है, वहां से निकालता है, रिकवर करता है पैसा, फिर किसी और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। तो जब हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो हमें स्मार्टली भी काम करना है। हमें किसी के कंधे पे हाथ रख के उठना है। अगर आप खुद उठेंगे तो टाइम लगेगा। हाँ, मतलब जल्दी के लिए तो फिर कंधा चाहिए। जल्दी के लिए तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो दीज आर स्मार्ट एरियाज जहाँ पर पैसा डबल हो रहा है। अच्छा, मैंने जी गुजरात की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे ना फैमिलीज ना बड़ा सिंपल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, 3-4 लोग मिल जाते हैं, वैसे भी उनके पास थोड़ा पैसा तो होता ही है, और इसके बाद वो अब उनका कॉर्पस हो जाता है फिर 1 CR के आसपास, क्योंकि 10-20 लाख रुपए सब मिलकर फिर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं लैंड पे ही। मान लो 4 लोगों ने मिलकर लैंड खरीद लिया और फिर वो थोड़े टाइम बाद बेच देते हैं और उसमें पैसा आ जाता है। तो ये जो लैंड बाइंग का है बेसिकली ना, जो लोग रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और वहाँ पे मतलब गुजरात में मैंने काफ़ी एक डेटा आया था कि मस्ट ऑफ द लोग जिनके पास पैसा है वो यही कर रहे हैं कि 4-5 लोग मिल गए कम्युनिटी में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी अ रियल इस्टेट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो? देखो, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रांग भी होना पड़ता है। मार्केट में स्ट्रांग इन द सेंस कि बिकॉज फ्रॉड और इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको मैं आज बोलूँ किसी हम जैसे आदमी से 5 लोगों पे ट्रस्ट करके किसी प्रॉपर्टी में आपने रजिस्ट्री करा ली। अब किसी का 1 साल बाद मन डगमगा गया कि यार मुझे तो पैसे अभी चाहिए, और ये होता है बहुत। या उसे एकदम से लगा कि नहीं यार मेरी प्रॉपर्टी डबल होगी, और 4 लोगों को ये लग रहा है नहीं यार इसमें तो अभी कैपेसिटी बाकी है। मैं एक ना फ्रॉड के साइड जा रहा हूँ, अगर आपको इसकी जानकारी अगर होगी भी तो। एक फ्रॉड हुआ था जिसमें एक ऐसी शेल कंपनी थी, इसके लोग 2-3 लोगों के साथ मिलकर कोई एक खरीदते थे, इसके बाद कोई ना कोई बैकआउट कर जाता था और फिर किसी का पैसा डूबता था। तो ये भी एक तरीका है। तो इसके बारे में बताओ आप, रियल एस्टेट में जो इस टाइप से। देखो, फ्रॉड्स तो रियल एस्टेट में हो ही रहे थे रेरा आने से पहले। और रेरा को लाने का ही रीज़न यही था कि कई सारे बिल्डर गिरी स्टार्ट हो गई थी, खासतौर से दिल्ली NCR के रीजन में, जहाँ पर लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक लैंड को डेवलप कर रहे थे। उस लैंड के कोई क्लियरिंग पासेस नहीं थे, कोई अथॉरिटी से क्लियरेंस नहीं थे। फिर अल्टीमेटली उन इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें से थोड़ा थोड़ा टोकन अमाउंट लेके वो लोग गायब हो जाते थे। हाँ, ये तो हाँ होता था। और इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जहाँ पर कि 5 लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, वो एंकर फंड्स में इसीलिए पैसा लगा रहे हैं ताकि उनकी एक विजन रहे हमारा। उनका पैसा किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के बाद एक ऐसे अथॉरिटी के पास, ऐसे फंड के पास जा रहा है जहाँ से वो कल को पैसा इजीली उस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। दे वुड बी अवेयर्ड ऑफ फ्रॉम देयर फोन ओनली। प्रॉपर्टी के केस में तो उन्हें जाना पड़ेगा, लैंड पे वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, कोई कब्जा भी कर लेगा तो पैसे डूब गए आपके। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जब भी आप करें जब आपके पास पूरा कॉर्पस हो तैयार। अच्छा, एक किसी के साथ मिक्स मैच करके करने के केस में तो देखो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, और इंडिया में लैंड कोर्ट्स जो है ना भरी हुई हैं इस चीज से। डिस्प्यूटेड मैटर्स हर रोज कई 100
दाखिल करे जाते हैं हर एक कोर्ट में, उनमें रीज़न यही होता है कि मैंने पैसा दिया था, उसने नहीं दिया था, उसने True. क्यों अपने नाम पे करा ली प्रॉपर्टी। और रजिस्ट्री हमारे देश में किसी भी चीज़ की हो सकती है। एक पान के खोखे की भी रजिस्ट्री हो जाती है, True. और एक उस जगह की भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है जिस जगह की एक्चुअल में सारे कागज पूरे हैं। पैसा चाहिए पैसा। हाँ। सर ये बताओ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ घर कैसे खरीद सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में 1-1 करोड़ के घर तो हो ही गए। क्या सजेस्ट करोगे आप अगर वो कोई घर खरीदना चाहता है तो यहाँ पे? घर खरीदने के लिए देखो, सबसे पहले कि तो नहीं खरीदना चाहिए घर, नहीं, रेंट पे ही रहना चाहिए? मेरा तो ये मानना है घर खरीदना चाहिए, बट उसके दो बहुत बड़े बहुत ही reason हैं। सेलिब्रेटेड आंसर है बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग अ हाउस में हाँ, रेंट के लिए लोगों हाँ, को बोला जाता लेकिन है। उसमें ना आपको स्मार्ट इन्वेस्टर भी होना पड़ेगा उनकी तरह। क्योंकि आप ये सोचें कि मैंने आज रेंट पे एक 20-25-30 हज़ार रुपए का रेंटल अपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। और मेरी ईएमआई बन रही थी 60,000 रुपए की, तो मैंने 30,000 रुपए सेव कर लिया और फिर मैं मूव कर जाऊंगा दूसरे वाले फ्लैट में। लेकिन वो 30,000 रुपए आपने कहाँ लगाए? जो बचाए ईएमआई से बचने के लिए आपने जो पैसा बचाया अपना, अच्छा। वो पैसा कहाँ लगाया? मुद्दा यहाँ पर आता है। ये True, आंसर true. जो है हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। इंसान क्या करता है, उससे अब आईफोन ले लेगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं इस तरीके से हाँ, आप मतलब डंप कर देंगे ट्रू। कि वो डेवलप नहीं हो रहा। या तो आप उस इन्वेस्टर की तरह पे ही इन्वेस्टमेंट्स अपने सोचें और करें, जहाँ पर आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ट्रू ट्रू। जो कि कोई भी आज की तारीख में यूथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं ये मानता हूँ और ये मैं देखता भी हूँ कि भाई आपके पास आज पैसा आया तो आपको आज एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, उसमें आपको घूमना फिरना भी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं एक दूसरे से, कि वो बाहर घूमने जा रहा है तो मैं भी बाहर घूमने जाऊंगा, हाँ, वो ये लग्जरी बहुत गाड़ी चलता ले रहा है। है तो मैं भी लग्जरी गाड़ी लूंगा। घूमना, खाना, मतलब हाँ। आपको बाहर, जो आपने बताया कि जी। अब रिसेंटली हम्म। लोग बहुत ज़्यादा बाहर हाँ। जाने लग गए हैं खाना खाने के लिए, हम्म। मतलब मंथ में 8 बार जाएंगे, 9 जी। बार जाएंगे। कुछ रिलेशनशिप्स तो वैसे भी खराब हो जाती हैं कि बाहर हाँ। जा क्यों नहीं रहे हैं, हाँ, मतलब बाहर बिल्कुल, जाना जरूरी हो बिल्कुल। गया, और ये यूथ में ज़्यादा देखा गया कमिंग है। टू द पॉइंट, जहाँ पर हमने रेंट पे लेना चाहिए या घर हाँ। लेना चाहिए, तो घर हमेशा इसलिए लेना चाहिए, एक तो आपके हमेशा हाथ थोड़े से बंधे रहेंगे, अच्छा, ठीक है। पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। अगर आपने आज की तारीख में 1 करोड़ का जो है घर लिया, तो मान के चलता हूँ आपके पास 20 लाख रुपए की अगर सेविंग थी तो 80 लाख रुपए का आपने लोन कराया, तो 80 लाख रुपए की मैं मानता हूँ आज की तारीख में 80,000 रुपए की किश्त हो जाएगी आपकी। तो आप 80,000 रुपए की किश्त निकालेंगे, अगर आप 2 लाख रुपए की सैलरी है, और वही घर आपको आप अगर लेने जाते रेंट पे तो शायद आपको 20 से 30,000 35,000 रुपए में मिल जाता। तो आप ये सोचते हो मेरे 50,000 रुपए नुकसान हो गए, लेकिन वो पैसा भी आपको देके जाएगा, बिकॉज तो आप इतने इन्वेस्टेड अवेयर नहीं हो कि आप उस 50,000 रुपए को यूज करते। यूज तो नहीं करते हैं, या तो आप अगर उसे घूमने आप में उसे कूड़े में डाल दोगे, किसी आईफोन या फिर किसी ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट में आप यूज करते वक्त कर लोगे, तो वो पैसा आपका यूटिलाइज नहीं हुआ। या तो उस 50,000 रुपए को जो आपने बचाया उससे म्यूचुअल फंड्स खरीदते, SIP करते, या मंथली किसी ऐसे प्रोडक्ट में लगाते जहां आपका पैसा एटलीस्ट 10 साल बाद डबल ट्रिपल हो जाता, तो भी एक बारी को समझ में आता है। लेकिन अगर आप घर ले लेंगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो रहेगा मैंने वो 50,000 रुपए किसी खराब जगह नहीं डाले और मेरी प्रॉपर्टी भी बनी। तो घर इसलिए भी नहीं ले पाते हैं ना सर, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना कि आपकी जॉब कब तक है, हो सकता है बीच में आपकी जॉब चले जाए, फिर वो पैसे कहाँ से मैनेज होंगे। सर्वाइव तो करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब आज जॉब जितनी ले ऑफ हो रही है कि बड़ा डिसहार्टनिंग है। हर एक फील्ड में एक डाउनफॉल तो है ही, मगर हर एक एरा में ही रहा है। मैं अपने फादर साहब की बात करूं या उनसे पहले हमारे ग्रैंडफादर्स की बात करूं तो उनके लिए भी यही हार्डेस्ट टाइम्स रहे हैं। इमरजेंसी का फेस उन्होंने भी देखा है, 1992 का डिप्रेशन उन्होंने भी देखा है, जो कंट्री में बिल्कुल पैसे खत्म होने की नौबत आ गई थी, जॉब्स नहीं थे। तो हमारे को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए लाइफ में। अच्छा, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ली थी ना, प्रॉपर्टी कितने नुकसान में चली जाएगी। मैं कहता हूँ अप्रिशिएट भी हो रही है। 1 साल नौकरी भी कर लोगे अगर, और उसकी EMI भी दे दी, तो वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास आज 1 साल नहीं है 2 साल नहीं है, बिक जाएगी। ट्रू, वो आपको पैसा दे देगी, उसी पैसे से आप लोन उतार दीजिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। आपका पैसा तो नहीं खराब हुआ एटलीस्ट। हाँ, मैं कहता हूँ 1-2 लाख रुपए आपको डिप्रेशन में अगर उसको बेच रहे हो तो डिप्रेशन आपको अमाउंट जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ जब भी आपको फायदा देके ही जाएगी। अब तो मैं मतलब बाइंग अ हाउस पे भरोसा शायद आपसे बात करने के बाद थोड़ा सा हो गया। हाँ। अब मुझे एक और डाउट है इसमें, जो लोगों को भी होता है, कितनी सैलरी है? अगर मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है,
ऐसे ही किसी की सैलरी 2 लाख होगी, 3 लाख भी होगी और किसी की 50,000 भी होगी और वो घर खरीदना चाहेगा। हम्म। तो एक लोन अमाउंट डिसाइड करना होता है कि मैं हम्म। अपनी सैलरी का कितना परसेंट डाउन पेमेंट करूं हम्म। और कितने पे लोन हम्म। लूँ मैं, ताकि वो एक थोड़ा सा बैलेंस आउट हो। तो हम्म। आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या इसकी कैलकुलेशन है? कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 20% ऑफ द अमाउंट प्रॉपर्टी का आप उस पे कर दो और इसके बाद बाकी आप लोन ले लो। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 30% हो, वो 40% हो, 50% हो। तो इसका क्या कैलकुलेशन है? इसकी कैलकुलेशन बहुत सारे सिनेरियो से हो सकती है। एक सिनेरियो में देता हूँ कि हाँ 1 लाख सैलरी है, हाँ। ठीक है, 20 लाख अगर आपका इनकम है, एनुअल इनकम। हम्म। आप एक 2 BHK लेना चाहते हो जो कि 80 लाख यहाँ पे अगर जो होगा 80 लाख होगा, या फिर आप 3 BHK ले लो 1 CR अगर है, तो इसका क्या कैलकुलेशन बनना चाहिए? देखो, बैंक ही आपको बोलता है कि हम 20 से 25% आप दो, ठीक है, बाकी हम बैठे हैं। तो बट स्टिल उतना बड़ा लोन लेना हाँ, 80 लाख 80-90 लाख रुपए का लोन लेना किसी के लिए भी मैं बोलता हूँ समझदारी नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ले जब सकते हैं जब आपके पास आधा पैसा हो एटलीस्ट प्रॉपर्टी का। ठीक है, मतलब पहला जो क्राइटेरिया है वो है हाँ, आधा पैसा भाई आपके आधा पास पैसा आपके पास हो, हम्म, एटलीस्ट आपकी पॉकेट में हो। द सेकेंड अच्छा, पॉइंट इज ओके, कि वो आप उस प्रॉपर्टी में लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करें हम्म, तो हमारे को उतना ही हाथ फैलाना है जितनी चादर है। अगर हमारे पास 50 लाख रुपए हैं तो हाँ 1 करोड़ तक आप चले जाओ। अच्छा, ठीक है, तो आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख तो आपके पास जेब में है ही, तो मतलब तो मिनिमम आप 20 लाख 25 लाख रुपए तो आप दे दो, हैंड टू हैंड डाउन पेमेंट करिए। ठीक है, 20-25 लाख रुपए मेरे पास अपने पास रहेंगे भी, घर गृहस्थी चलानी है मुझे और साइमल्टेनियसली मेरी नौकरी भी रहे, हाँ, ताकि मैं उसका हाँ EMI उसका EMI दे सकूं। तो वो 25 लाख रुपए आपको एकदम से प्रॉपर्टी में नहीं डाल देना, जीरो भी नहीं होना। तो जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है आधा आपके पास तैयार होना चाहिए पैसा। अब आप उस हिसाब से सोच लीजिए, जिसके मतलब पास आधा जितना होना पैसा चाहिए। है आधा तो आपके पास तैयार हो पैसा। ओके, और जो लोन अमाउंट है मतलब वो फिर आप अपनी सैलरी से देखिए, टर्म पे देखिए। आजकल अच्छा, एक प्रोडक्ट और अच्छा चल रहा है लोन के लिए, बताऊँ मैं आपको। हम्म, उसमें क्या है, जैसे आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया हम्म, तो वो लोन एक तरीके से ओडी जैसा है। अच्छा, ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओके, जितना जैसे क्रेडिट कार्ड, बहुत आसान सरल भाषा में, क्रेडिट कार्ड आपके पास हमेशा 1 लाख रुपए का आपकी पॉकेट में है। तो ठीक है, आपको जितना यूज करना है उतना निकालोगे आप क्रेडिट कार्ड में से पैसा। इसी तरीके से उस लोन की है फैसिलिटी। वो लोन क्या करता है, जैसे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आपने 50 लाख बोले मुझे 50 लाख फाइनेंस कर दो, तो ठीक है, उसने आपको 50 लाख फाइनेंस कर दिए। अब मैंने आपको बोला था 50 लाख आपके पास पड़े भी होने चाहिए, जिसमें से 25 ठीक है, लाख आपने पेमेंट कर दी पेमेंट थी कर अपने दी मैंने, बैंक उसको, बिल्डर को। हम्म, 25 लाख अभी भी बाकी है आपके पास, वो 25 लाख आप उस अकाउंट में डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, तो आपका रिलेटिवली जो इंटरेस्ट लगेगा वो बैलेंस 25 लाख पे लगेगा। अच्छा, ओके, इससे आपने अगर 30 साल का लोन लिया होगा तो वो जल्दी वेव ऑफ होगा। ये वही तरीका है क्या कि जो लोग स्मार्ट लोन्स लेते हैं, हाँ, उसमें से एक हो गया मतलब ओडी? कोई और राइट। तरीका है स्मार्ट लोन्स लेने का? जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं फॉर ठीक है, एग्जांपल, ओके, आपके पास 50 लाख रुपए आज आपके पास तैयार है। इसे उतना आगे मत जाया करो आप, अब नहीं 50 नहीं नहीं 50 नहीं लाख नहीं 1 करोड़ चले जाते हो, मैं कम से मैं 10 कम 20 से मैं देखो नहीं 10 नहीं, लाख से भी चलो स्टार्ट चलो करते 10 हैं, लाख से 10 शुरू से स्टार्ट करते हैं, करते हैं। आप थोड़ा, एक 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं चलो 20 लाख ठीक है, रुपए की, ठीक 20 है। लाख नहीं 10 लाख की गाड़ी चलो लेने 10 जा लाख रहे की हैं, गाड़ी हाँ, ले लेते हैं, हम एक गाड़ी 10 लाख रुपए की लेने जा रहे हैं, हमारे पास तैयार है पैसा। ठीक हम दिवाली पे गए, बोला हम्म, पापा चलो दिवाली पे आपको नई गाड़ी दिलाता हूँ। ठीक है, आप गए, हम्म, आपने चेक काटा, 10 लाख रुपए गायब। ठीक अब है, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय भी है, वो टैक्स भी भरेगा। हाँ मैं हाँ, 20 लाख इसलिए ले रहा था एग्जांपल, क्योंकि वो टैक्स स्लैब में आ जाता। नहीं 10 नहीं, लाख वाला बंदा 12 लाख वाला अब स्लैब में नहीं आ रहा टैक्स के। तो अच्छा अगर हम उस चलो एंगल से 15 देखें, 15 लाख ले लेते हैं फिर ठीक है। तो अब उसने क्या करा, जो गाड़ी मेरे को पूरी लोन पे लेनी, सेल्फ फंड करनी थी, मैंने उसके पहले पैसे की कराई FD। अच्छा, ठीक है, FD कराने के बाद उस पैसे का जो मैंने इंटरेस्ट आना था, मैंने बोल दिया मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आप फाइनेंस कर दो इसका 90%। बैंक से ही बोला ओके, मुझे इसकी OD बना दीजिए आप। वो OD बना के आपने बैंक से फाइनेंस उठा लिया, बैंक बहुत खुशी खुशी आपके अकाउंट में बाकी पैसे क्रेडिट कर देता है। वो पैसे से आप गाड़ी लीजिए। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, वो पैसा जो आपने इंटरेस्ट का है ना, वो आप अगर प्रूडेंटली अपनी ITRs भरेंगे कभी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो किस उसको भी तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको अपने पर्सनल कंसल्टेंसी में बता पाऊंगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं। मैं सैलरीड वालों की नहीं बात कर रहा, तो दोनों केसेस में आपको फायदा था। लेकिन आप स्पेसिफिकली अगर सैलरी वाले हैं तो हमेशा उस पैसे की पहले FD कराएं,
फिर वो अच्छा, बैंक से ओके, उठाएं पैसे। ठीक है। उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है अपनी आईटीआर फाइल करने में। ये भी ओडी वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता है। हाँ। बहुत लोग गाड़ी लेना चाह अच्छा जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, हम्म जिनके पास 10 लाख रुपए तक ही है, मैं और कम ले आता हूँ, उनको 5-6 लाख की अगर गाड़ी खरीदनी है, हम्म। वो भी लोन के साइड ही जाते हैं, तो क्या वो भी ये कर सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है, अच्छा। लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली उसी बंदे के लिए बताया जो कि एटलीस्ट टैक्स स्लैब में आ रहा हो। और जो टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे उनके लिए क्या बेटर वे है? देखो, लोन से हमेशा गाड़ी उठानी मैं कहता हूँ सही है। सही है। हाँ, आप इसलिए सही है क्योंकि वो पैसे को अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ करें, हम्म, आज गाड़ी का लोन जो है 9%, 8%, हम्म, 9.5% पे मिल जाएगा आपको। हम्म, अगर आप वही पैसा उठा के किसी अच्छे बॉन्ड में लगाएं तो 10% मिलेगा। ठीक है। एटलीस्ट आप 1% तो कमाएंगे। ये किया जा सकता है। मैं किसी भी बाहर ऐसी जगह पे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज वो फिर एक वॉलेटाइल कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास, उसको खोने की भी कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, जब होनी वो चाहिए। जो कि एक जनरली मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के किसी भी एम्प्लॉय के लिए या ये किसी भी डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है सर? दो बिल्कुल। एसेट्स होते हैं, डेप्रिसिएटिंग और वो, हाँ। तो क्या डेप्रिसिएटिंग एसेट्स पे जाना चाहिए लोगों को? सारे ही ऐशो Assets? आराम वाले असेट्स डेप्रिसिएशन ही दिखेंगे। हम्म, जैसे गाड़ी हो गई कोई आपकी, तरीका है इनसे भी पैसा बनाया जा सकता है? जितने भी बड़े स्टार्स हैं ना, हम्म, वो ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ रही होती है। जैसे घड़ियाँ, ठीक है। ऐसी कुछ घड़ियाँ हैं जिनकी वैल्यू बढ़ रही हैं, ऐसे कुछ जूते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ रही है। हम्म, एक एग्जाम्पल है, बादशाह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, उसने एक ऐसा जूता पहना 6 लाख रुपए का जो आज 22 लाख रुपए का है। अच्छा। क्योंकि इन स्निकर्स की भी ऐसा ग्रे मार्केट है जहाँ पर आप उन्हें खरीदेंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तो वो आपको पैसा देके जा रहा है अल्टीमेटली। ऐसी कुछ घड़ियों की कलेक्शन है। ट्रू। ऐसी हार्दिक पांड्या के पास भी एक हाँ घड़ी है जो हाँ बहुत सिर्फ 50 लोगों के पास ही है वो हाँ घड़ी। हाँ, तो वो बड़े ओके। स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो फार्मिंग वाले लैंड जो खरीदते हैं पैसे बचाने के लिए, उसमें फार्मिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करते भी हैं, इनकम मतलब टैक्स के पास तो एक बहुत सैटेलाइट्स हैं। बड़े स्टार हैं हाँ हाँ। उनके भी, हम्म जो बच्चे हैं या फिर कोई भी है, हम्म नाम नहीं लूंगा मैं, हम्म। बट स्टिल वो भी फार्मिंग मतलब लैंड ओन करते हैं। टैक्स ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा हाँ, हो बिल्कुल सकता होता है? है, बिल्कुल होता है। जैसे कोई भी बंदा है, कौन मना कर रहा है आपको खेती करने के लिए? ऐसा तो कोई लॉ नहीं है, नहीं आपके पास टाइज और वो है, सूट है, तो आप खेती नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी लॉ तो नहीं है। उसमें खेती करना पड़ेगा, खेती, लैंड बस हाँ हाँ, रख नहीं सकता आपको मैं? ऐसा है ना कि भाई आप किसी को भी अपने पास हायर तो कर सकते हो ना खेती कराने के लिए, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, बट मैंने आपको बोला खेती होनी जरूरी है उस जगह पे। आप ऐसा समझो कि मैंने एक बेयर लैंड ले लिया, जस्ट उससे अपनी ब्लैक मनी वाइट करने के लिए आपने उस पर दिखा दिया एग्रीकल्चरल इनकम है मेरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सैटेलाइट से उसकी इमेज निकाल के आपको भेज अच्छा, सकती है। ये भी होता है? और ये आज से नहीं, 5-10 साल पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको बात, कि इतने पुराने टाइम से सैटेलाइट इमेज आपको भेज दी जाएगी कि इस एरिया में इस टेन्योर में कोई खेती नहीं हुई है। तो आप जो इसमें बोल रहे हैं कि मैं एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आप जो है मिट्टी से तो एग्रीकल्चरल इनकम हो नहीं रही, उस पर कुछ बोओगे, कुछ काटोगे, जब ही उगाएंगे। आप उससे कुछ कमाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हैं तो उस पर खेती भी हो, या आप करो चाहे किसी से और से करवाओ। ये तो बड़ा दिक्कत है सर, कहाँ पे लूप होल खोजा जाए? वो हमारे ऑफिस में खोल जाए। सारे लूप होल बड़े बड़े लोगों के लिए ही है, मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और लूप होल्स हमें पता चले, जैसे हमें स्नीकर्स के बारे में पता चला। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग ये प्लान को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, बट जो सर ने ओडी के बारे में बताया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, बिकॉज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में अभी भी बहुत कम है। एक डेटा था सर कि बहुत 5-10% लोग ही सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं इंडिया में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी आराम कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब गलत नहीं है, मतलब सिर्फ जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो आपके सरकारी नौकरी में हैं, सिर्फ वही टैक्स पे कर रहे एक हैं? बहुत बड़ी हम लोगों के पास ही क्यों, एक ऑफिशियल डाटा तो इसका कोई है नहीं, नहीं, ऑफिशियल लेकिन नहीं, हम ही हाँ। लोग जो एनालाइज कर पाते हैं, एक ऐसा व्यापारी जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है हम्म, आज की तारीख में, वो आराम से 0 टैक्स में चला जाता है। बहुत सारे उसके पास तरीके हैं, बहुत सारे खर्चे डाल के, ये करके वो करके, लेकिन एक बेचारा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है आज, वो जो है आधा तो टैक्स में दे देता है। आधा तो सरचार्ज, देता है, टैक्स मिला के ट्रू। सब उसके 45-50% का स्लैब में जाके घुसता है वो, हम्म। जब जाके वो 50 लाख रुपए सुकून के अपने घर में ले जाता है। उसमें भी फिर हाँ, जब जो तो उसमें भी जब वो कोई सामान खरीदता है तो फिर जीएसटी जीएसटी भी देता देता है। है, राइट।
वही फैसिलिटी उस बंदे को भी हिंदुस्तान में अवेलेबल है जो जीरो टैक्स दे रहा है, और वही फैसिलिटी उस इंसान को भी अवेलेबल है जो हमारे देश में 50 लाख रुपए का टैक्स दे रहा है। क्या करें इसका फिर कि ज़्यादातर लोग टैक्स दें? इसके लिए तो देखो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही वाला बात है कि हम महंगी चीज़ों से फिर ऑनेस्टी में आ गए। हम्म। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऑनेस्टली हम इन्वेस्ट करें, हाँ। बेटर वेज से अपना पैसा मैनेज करें, Right. ज़्यादा लग्जरी के पीछे शुरू में ही ना भागे। हम्म। तो जल्दी से जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़? कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जल्दी से जल्दी रिटायर तो मुझे लगता है जब ही हो सकता है जब उसने स्टार्टिंग के डेज में इन्वेस्टमेंट सही करी हो। उसको अपना एक प्लान एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैंने इतना पैसा बचाया तो मेरे को 20 साल बाद इतना पैसा रेगुलर मिलता रहे। कोई प्लान शेयर कर सकते हो फॉर जनरल? देखो जो मैंने पोर्टफोलियो डिफाइन किया है आपको, 50% इक्विटी का, अच्छा, ओके। 30% बॉन्ड का, तो उसमें से 20% अभी बचे थे। वो 20% बंदा जो है 10% तो अपना एफडी में भी पैसा डाले, अच्छा, जो कि सिक्योर्ड रहे, और 10% गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करे। ओके, क्या बेटर है सर, गोल्ड या फिर सिल्वर? सिल्वर। वाई? क्योंकि सिल्वर जो है इंडस्ट्री डिमांड में है। अभी तो गोल्ड के बारे में बात चल रही थी, मेरे को लग रहा है 1 साल पहले तक मैं जब भी बात करता था हर कोई गोल्ड सजेस्ट कर रहा था। अब मैंने अगर गोल्ड खरीद लिया होगा तो नहीं, प्रेशियस मेटल दोनों ही बेटर है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे कहीं पे भी कमोडिटी के केस में, तो इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी है सिल्वर में। कैसे? अगर आज 6000 टन सिल्वर यूज होता है हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 2500 टन जो है इंडस्ट्री को चाहिए। अच्छा, सोलर पैनल्स के लिए हो गया, वायरिंग के लिए हो गया, अदर अप्लायंसेस बनाने के लिए हो गया। यानी कि उसकी जो यूसेज है वो वहां पर है जहां पर हम और आप जैसे लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं अपने यूज में सर्वाइव करने के लिए डे इन डे आउट में। ओके। तो उसका जो यूज है वो रहेगा ही रहेगा, चाहे हम उसे एज अ ऑर्नामेंट पहने या ना पहने। तो गोल्ड में क्या दिक्कत है? महंगा इसलिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, महंगा तो चांदी भी है आज की तारीख में उतनी, 1.5 टच कर गई अब, तो सस्ती तो वो भी नहीं रही। 49% का रिटर्न देता है गोल्ड, और सिल्वर थोड़ा सा मे बी अभी और हाई भी जा सकता है और एक्स्ट्रा रिटर्न दे सके। तो फिर मतलब बेटर यही है फिर गोल्ड और सिल्वर ही, हम क्यों म्यूचुअल फंड्स और SIPs और उतना उधर जा रहे हैं? कोई एक ऐसा बैरियर भी है क्या कि इतना आप गोल्ड अपने पास रख सकते हो या फिर सिल्वर बस इतना ही रख सकते हो? अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप कितना भी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सेफ है, मतलब टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है कि अगर आपने उस इनकम पे टैक्स पे करा है तो आप रख सकते हैं। कुछ लोग अपना एंसेस्ट्रल भी दिखाते हैं, तो उसमें 50-500 ग्राम तक ही वुमेन रख सकती है अगर एंसेस्ट्रल है इस तरीके से। तो फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे भी, हम उधर ना जाएं तो बेटर है। लेकिन अगर आप जहाँ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो दोनों ही प्रेशियस मेटल में आप 10% तो जरूर आप इन्वेस्ट करें, चाहे आप सिल्वर पूरा लें या 5-5 दोनों लें। अच्छा, ओके। विच एवर इज मोर कंफर्टेबल टू यू। जैसे आप अगर हमारे पुराने घर में दिवाली आ रही है पास में, तो अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो जरूर वो एक चांदी का सिक्का अपने घर जरूर लाते थे। तो वो अगर किसी भी पेरेंट से पूछोगे तो अगर उनकी 25 साल की शादी होगी, 50 अगर दादा दादी हैं, तो अगर किसी को भी पूछोगे तो उनके पास 50 सिक्के निकल आएंगे आज। अब 10-10 ग्राम के 50 सिक्के आज वैल्यू आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा। तो आज की तारीख में जो बच्चे भी हैं जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अब चाहे उस सिक्के से शुरू कर लें 10 ग्राम के, चाहे वो 10 ग्राम सोने के सिक्के से बात कर लें, जो भी इन्वेस्ट करें इस दिवाली पे तो ज़रूर उन्हें स्टार्ट कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलो, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल का सबसे बड़ा ज्ञान है। हमने एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे मनी अट्रैक्ट करें, बट मनी कैसे मैनेज करें, और ताकि एंड में ऐसा हो कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप सो भी रहो तो वो पैसा बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत समय तक काम कर करके हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और उससे सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ा रहे हैं। राइट। कोई प्लान है 1 करोड़ मतलब अपना एक पोर्टफोलियो बनाने का, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने का? कितने टाइम में? अच्छा, टाइम भी चाहिए। क्वेश्चन हमेशा टाइम का ही है। अब आप सोचो, टाइम आज तो कम 1 करोड़ में जो घर आ रहा है, क्या वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 10 साल में आपको वो 1 करोड़ का मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आज से 20 साल पहले 1 करोड़ वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ट्रू। तो इसीलिए मैटर क्या करता है, किस टाइम पे हमें वो पैसा चाहिए और कितना चाहिए।
चलो कम हमें- टाइम ही ले लेते हैं क्योंकि हाँ। सब कोई जल्दी ही बनाना चाहते हैं। मतलब कितने टाइम में बन सकता है पॉसिबल? एवरेज अब लेके चलेंगे, ऐसे बहुत अमीर हाँ का नहीं बात करेंगे कि हम लोग, कोई अमीर है वो तो हाँ तुरंत ही हाँ कर सकता है, मतलब अराउंड अगर 10 लाख या फिर 20 लाख किसी की इनकम हाँ है, हाँ एनुअल इनकम 50 to 1 लाख पर मंथ अगर आ हम्म रही है, तो वो हम्म कैसे इस 5 से 6 साल, अच्छा 20 लाख ओके, रुपए वाली इनकम वाला आदमी पाँच पाँच से छः छह साल में 6 साल में पहुंच सकता है वहां तक? 1 करोड़ रुपए अपने पास सेव कर सकता है आराम से, क्या बात करो सर, बहुत आराम से। बता दो कोई प्लान बताओ, मतलब फिर वही पीछे पॉडकास्ट बैक करके हाँ जाना पड़ेगा सारे। हाँ, सारे चीज़ों को मर्ज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है ना, जब हमने हर बार हाथ में जल्दी जल्दी पैसा आता है, हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रू ट्रू। लेकिन जैसे जैसे अगर आप मान के चलें 25 ईयर्स की एज में, आज की तारीख में 22-23 ईयर्स में अगर आपने जॉब स्टार्ट कर ली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, आपने धीरे धीरे स्टार्ट करी, 25 साल तक आपके पास 2 लाख रुपए महीना इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो 90% आज का यूथ 30 ईयर्स के आसपास शादी कर रहा है, तो 5 साल है ना आपके पास, उस 5 साल में आप ऐसे रहें अपने आप को जैसे कि आपके पास कुछ नहीं है। फिर रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं ना सर। हाँ, बचना तो सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों से है ना हमें अल्टीमेटली ग्लैमर से बचना है, चमक से ट्रू बचना ट्रू है। ट्रू। अगर हम उस 5 साल को, मैं बताऊं, अगर आपने वो 5 साल अपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट में निकाल लिए, तो आपके अगले 50 साल अच्छा शायद बेटर हो जाए। ट्रू। और वो हम नहीं देख पाते हैं, वो हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि नया नया पैसा आता है ना, वो गंजे को ट्रू नाखून मिल जाए तो खुजाए खुजाए मर जाए, वो वाली कहानी ट्रू। है। तो हमें हमेशा अपने हाथ में स्टार्टिंग में ही फोकस रखना है कि अगर हमने आज ये हैबिट डाल ली, तो हम उसे लॉन्ग रन में एक तरीके से लंबी रेस का घोड़ा आप बन जाएंगे। ट्रू। आपको ये लगता है ये यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में जो हाउसेस का या फिर रियल एस्टेट का जो मार्केट चल रहा है अभी, ये एक बबल है, ये बस्ट हो सकता है जिस टाइप से रेट्स बढ़ रहे हैं? क्या ये कोई बबल है या फिर सच में इतना पैसे बढ़ रहे हैं और ये सही है और हमें अर्ली इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए रियल एस्टेट में? दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्काई रॉकेट हुए हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा हुए हैं वो प्राइजेस। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ गवर्नमेंट की हमेशा ना पॉलिसीज होती हैं किसी किसी रीजन को लेके। Okay. जैसे अब रिसेंटली सबसे बड़ा हाइप था जेवर एयरपोर्ट, तो अगर जेवर एयरपोर्ट नहीं आता तो शायद ग्रेटर नोएडा सन्नाटे में ही रहता आज भी। हाँ ट्रू। 10 साल से कोई रेट्स में चेंज नहीं आया, टिल कोविड स्टैग्नेंट थे रेट्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद एकदम से ही बबल रैपिंग स्टार्ट हो गई। True. तो जब प्रॉपर्टी में कोई हाइप आता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी उसके साथ लगे हुए हैं, आपका खुद का ही पैसा नहीं लगा हुआ, मार्केट में बैंक्स ने भी पैसा लगा रखा है, तो वो कहीं आपको डूबने नहीं देगा। हाँ, अगर आप किसी वैसे ही खराब किस्मत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब रेरा आ गया है तो कई सारे बिल्डर्स छट गए हैं मार्केट से, जो खराब बिल्डर्स थे वो छट गए, अब जो अच्छे बिल्डर्स हैं वही सर्वाइव कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रूडेंट है, अगर आपके पास एक कॉर्पस है और आप खींचतान करके ले सकते हो, मैं अभी भी शब्द बोल रहा हूँ, खींचतान करके ले सकते हो, तो रियल एस्टेट ले लें। ओके। नुकसान का सौदा नहीं निकलेगा। नहीं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं ना कि नहीं ये तो बबल है और थोड़े समय बाद ये बस्ट होगा और फिर पैसे जब कम हो गोल्ड जाएंगे। 1 लाख रुपए हुआ तो लोगों को लगा कि बबल गिरेगा। है, हाँ। अब आज गोल्ड 1.20 हो गया, 1-1.5 महीने में उसने 20% रिटर्न दे दिए, अभी भी लोग बोल रहे हैं बबल है। अगर खुदा ना खास्ता ये 1.5 लाख हो गया होगा तो भी बबल हो जाएगा। कम नहीं होना है ये। तो ये ऐसा है कि आप जिस दिन परचेज कर लें उस दिन सस्ती है चीज़। अच्छा, ये ज्ञान हो गया आज का, जिस दिन आप परचेज कर लें वो हाँ। सस्ती है चीज। क्योंकि ये एसेट्स आज के नहीं हैं, ये आपके 50, 60, 70 साल पुराने, आपके घर में भी अगर कोई पुराने लोग हैं उनसे भी अगर आप पूछें तो वो भी आपको बोलेंगे कि गो फॉर इट। वो अभी कभी आपको उसके लिए डिमोटिवेट नहीं करेंगे। और घर ऐसी चीज़ है जो, मतलब मेरा ये मानना है, उसको ज़रूर आपको लेना चाहिए, अर्ली एज में भी ले सकते हो, और अगर अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके भी लो तो भी कोई बुराई नहीं है। जो मैंने आपको बोला था ना 50% होना चाहिए, कुछ लोग एक्सेसिवली चले जाते हैं, लेकिन आपके पास उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है शाहरुख खान। उसने एक ऐसे टाइम पे, जब उसने अपना स्टारडम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले मन्नत खरीद लिया अपना घर, और उसके बाद उसको भी नहीं पता था मेरे को कितना काम मिलने वाला है आगे, मगर उसने इन्वेस्ट कर लिया। अब उसको बनाए रखने के लिए उसने मेहनत करी। ट्रू। कभी कभार हम ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी जगह पे पैसा लगा देते हैं जहाँ पर फिर हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं। तो वो डिटरमिन्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैजुअल बिहेवियर लाइफ की तरफ रखोगे तो लाइफ भी आपको कैजुअल रिटर्न ही देगी। ट्रू ट्रू ट्रू। ऐसे ही शाहरुख खान की बात हुई तो उन्होंने एक
एक्टर को ही सजेस्ट किया था कि घर ना हमेशा अपनी औकात से थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा का ही मैंने भी लेना सुना चाहिए। है, राइट। तो वही एक चीज़ है कि अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपको एक्सेसिवली ही सोचना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई सर फाइनेंशियल मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, एक बेसिक कोई कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक? कुछ लोग ना बहुत स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को देख के ना हम्म, एक्सेसिवली इम्प्रेस्ड हैं, अच्छा। मगर वो बहुत कुछ लोगों की है। हम्म, अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो ओनली शायद 1% ऑफ द ट्रेडर्स कुड अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ये शायद सेबी का ही डेटा है। हाँ, तो 90 99% तो नुकसान में ही रहते हैं। नुकसान में ही रहते हैं। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ लोगों ने परचेज किया वो डीमैट अकाउंट के बाद स्टॉक्स हैं। सबको लगा कि यार कुछ नहीं है तो घर में ही रिटर्न आएगा, ट्रू ट्रू। घर में टीवी पे बैठे बैठे रिटर्न कमा लेंगे, मगर इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो एक बहुत बड़ा जुमला है, या तो अगर आप उसकी पूरी पढ़ाई करें तो आप उसकी तरफ जाएं। सर ये जुमला इंस्टाग्राम पे भी बहुत चल रहा है, बहुत हाँ, सारे ऐसे कोच बिल्कुल, बने हुए हैं जो राइट। तो ये सब। वो ये दिखाते हैं कि हम सुबह बैठे 9:30 बजे एग्जिट हो गए, हाँ हमने इतने हाँ, लाख रुपए कमा लिए, मगर उस चक्कर में वो ये नहीं देखते कि कई सारे बच्चे उस शॉर्ट वीडियोस को देख के इतने बहुत खराब ज़्यादा। इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं कि वो लोग अपना हैवी अमाउंट उसमें लगा देते हैं। सोचते हैं कि आज 1-2 लाख रुपए से मैंने क्या कमाया, मैं एक साथ 20 लाख रुपए लगा देता हूँ, और फिर वो एकदम से जब 20 लाख रुपए गायब हो जाते हैं तो वो बहुत बड़े डेट ट्रैप में आ जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ के। ओके, अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको स्टॉक सीखो। मार्केट में धीरे धीरे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्लो एंड स्टडी एवरी टाइम विंस द रेस। कुछ क्रेडिट अब कार्ड वालों को, हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे। इसमें एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी सर एग्जिट बहुत बहुत क्योंकि आप इम्पोर्टेंट ये है। सोचो कि मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया, मैंने तुरंत निकाल लिया। जो हाँ। ट्रेडिंग वाले लोग हैं ना वो इसी उसमें फंस जाते हैं। जब उन्हें दिखता है ना 9 बजे मैंने पैसा 9:30 बजे मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, वो 15 मिनट में मेरा 1.25 लाख हो गया, हाँ तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं 1.5 लाख पे निकालूंगा, हाँ, ये तो होता और है। वहीं पे वो 99 से नीचे आ जाते हैं ना, तो फिर लगता है यार यार मैं 1.25 पे एग्जिट कर लेता। आप एग्जिट कर लेता। तो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पैसों के मामले में तो हाँ, करना भी चाहिए बिल्कुल, वैसे और भी। जो रिटर्न मिल जाए वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। ये भी आप दिमाग में माने कि जो ठीक। रिटर्न मिल गया वो अच्छा है। कुछ एक मैंने अभी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, पूछने के लिए कि सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का क्या है। तो कुछ एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्रेडिट कार्ड को लेकर ना लोग बहुत ज़्यादा सेप्टिकल हैं। मतलब पहला, एक ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा पैसा देता है जो आपके पास है ही नहीं, तो आप ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, आप क्या करो, क्रेडिट कार्ड से ही खर्चे करो, फिर उसके बाद एंड में जाके आप उसको पे करना शुरू करो, और ये कुछ फ़ायदा गिनाते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें आप जिनको आप रिडीम करते हो। हाँ। तो पहला जो मेरा इसमें सवाल था कि क्या क्रेडिट कार्ड लेना सही है? दूसरा, उन लोगों के लिए क्या सजेशन है जो क्रेडिट कार्ड लेके ओवर स्पेंड करते हैं और सिबिल से रिलेटेड जो उनका प्रॉब्लम होता है, या फिर वो उसको पे नहीं कर पाते हैं कैसे मैनेज करें इसको फिर? देखिए, क्रेडिट कार्ड्स जो है ना, वो जैसे अभी रिसेंटली एक बंदे के पास 1600 क्रेडिट कार्ड, उसने जिनीस वर्ल्ड ऑफ बुक्स में उसका नाम आया। तो वो अपनी सेविंग्स भी करता है उससे, कई अच्छा, जगहों पे क्रेडिट वो कार्ड से। फ्री हॉलीडेज पे भी जाता है। इनफैक्ट मेरा एक खास दोस्त है, वो अगर दुबई जा रहा है तो उसने अपना मैरियट का पूरा स्टे अच्छा, उससे फ्री ही। ऑफ कॉस्ट यूजिंग प्रूडेंटली हिज क्रेडिट कार्ड्स अवेल कर लिया। तो अगर आप एक स्मार्ट वे में इसको देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर एट द एंड ऑफ द डे वही बात है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। अब आप यूज़ इतना कर लें कि इतनी सैलरी नहीं है आपकी, हाँ, जो होता है लोग। तो वो कहीं ना कहीं फिर डेट ट्रैप में चले जाएंगे, और लास्टली होगा कुछ नहीं, सिविल ख़राब हो जाता है। सिविल ख़राब होने के बाद कभी भी आपको लाइफ में कोई ज़रूरत पड़ी पैसे की, लोन लेने की, घर तो सभी को बनाना है। होम लोन, मैं बोलता हूँ कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब लोन्स पे चल रहे हैं। अगर आज बैंक आपको लोन देना बंद कर दें तो बड़े बड़े बिजनेस हाउस पहले शट हो जाएंगे। जो किसी की भी बैलेंस शीट में आप जाके पीप डाउन करें तो उनके फाइनेंशियल्स में आपको बड़े हेफ्टी अमाउंट के लोन्स मिलेंगे, चाहे इंडिया से लिए हो चाहे फॉरेन कंट्रीज से कोई लिए एक हो। बेटर वे है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का? लाइक आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए तो आप इतना स्पेंड करो क्रेडिट कार्ड से, या फिर कुछ ऐसा कोई जो आपकी कैलकुलेशन? स्पेंडिंग हो रही है ना, जैसे मैंने बोला सैलरी आपकी 1 लाख रुपए की है तो ठीक। 50% आपको अपने घर के खर्च के लिए करना ही करना है, वो आप कर लें बस।
जिनकी सैलरी कम है उनको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको ना एक थोड़ा, क्रेडिट कार्ड तो बैंक वाले देने में लगे हुए हैं आज के तारीख में। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो कुछ लोग इंसान, जिनकी सैलरी भी उतनी हाँ नहीं है उससे ज़्यादा का एक बकेट लेके घूम रहे हैं क्रेडिट कार्ड हाँ, में, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसके लूप में फंसते हैं वो। नहीं नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। हम्म, जो आपकी स्पेंडिंग है, हम्म, जो 50% आपको अपनी सैलरी में से स्पेंड करना है घर हम्म, के खर्च के लिए, उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, ओके। जिससे आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं या कोई अवार्ड्स मिलते हैं, कोई रिवॉर्ड्स हम्म, मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, वाउचर्स मिलते हैं, उन्हें आप यूज करें। दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप उससे एक्सेसिव जाते हैं तो मुझे नहीं लगता क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक चाकू है, वो कभी भी आपका साइलेंटली गला काट देगा। ट्रू ट्रू ट्रू। सो क्रेडिट यूजिंग कार्ड। दीज क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, वेरी वाइसली। हम्म। एक और सवाल था लोगों का कि सर आईटीआर भरे थे लेकिन रिटर्न नहीं आया अभी तक, क्या हो रहा है ये? देखो, इस बार एक तो आईटीआर लेट ही फाइल हुई हैं सबकी, 15 सितंबर तक फाइल हुई सबकी रिटर्न्स, क्योंकि डेट ही एक्सटेंड हो गई, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ अपना फॉर्मेट चेंज करा है चेकिंग करने का। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक एंगल वो भी दिखता है मुझे कि गवर्नमेंट इज वाइसली चेकिंग रिफंड्स दिस टाइम, क्योंकि कई लोगों ने अपने एचआरए रॉन्ग भर दिए, अच्छा। कुछ क्लेम्स रॉन्ग भर दिए, हम्म, कुछ चीज़ ऐसी उसमें ऐड ऑन कर दी जिसके उनके पास गवर्नमेंट प्रूफ को नहीं लगता है। है प्रूफ्स नहीं होंगे। हम्म, तो दे आर स्टिकिंग टू इट कि भाई थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेट्स चेक इट वाइसली। और ओके। दूसरा, अगर आपने आईटीआर, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो आईटीआर 1 जिसने भरी है और आईटीआर 4 जिसने भरी है, उसके रिफंड 15 से 30 दिन के अंदर जनरली आता ही आता है। अच्छा ये ओके। एक बेसिक लाइन है कि इससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करो। और जिन्होंने 2 या 3 यानी कि कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी जिनकी रिटर्न्स हैं, उनके 2 से 3 महीने भी गवर्नमेंट प्रोसेसिंग में लगा लेती है। तो ठीक है। उससे भी अगर जल्दबाजी, बिकॉज लास्ट 2-3 ईयर्स में ये देखा गया कि रिफंड्स बहुत जल्दी आए। बहुत जल्दी, मतलब एक अदरवाइज महीने के ये अंदर जो ही। पैटर्न है ना, ये नॉर्मल आ गया वापस, जो पहले हुआ करता था कि आपका रिफंड जो है विद इन 6 मंथ्स में कभी आ जाएगा। अच्छा ओके। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हो गया लास्ट 2-3 ईयर्स में कि बहुत जल्दी रिफंड आने लगे, कि आपने आज फाइल करी, कल रिफंड आ गया या परसों रिफंड आ गया। तो वेट करना चाहिए अभी लोगों को राइट, और। बिल्कुल वेट करना ओके, चाहिए। मतलब कोई भी यहाँ पे कोई इधर हाँ, उधर वाली उसमें चीज़ दो नहीं है। तीन चीजें चेक जरूर कर सकते हैं अपने ठीक है। पोर्टल पे जाके। कोई भी अगर उसने रिटर्न फाइल करी है, वो अपने प्रोफाइल में जाके अपने बैंक का उसमें ऑप्शन आता है, वहाँ बैंक पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो अपने केवाईसी को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रेड अच्छा। मार्क ना आ रहा हो कोई। ठीक अगर है। फोन नंबर, ईमेल आईडी पे कोई रेड मार्क आ रहा है तो उसे रीवैलिडेट कर लें एक बार। ये हो सकता है। हाँ, ये हो तो वो सकता है। रीवैलिडेट करने से मैंने 1-2 केसेस में देखा कि उनको रिफंड्स आ गए। हम्म, तो वो एक बार, अगर कोई भी आपके व्यूअर्स हैं जिनका रिफंड अटका है, तो वो एक बार अपने आप को रियलाइज कर लें, शायद उन्हीं की किसी गलती की वजह से वो ना रुका हुआ हो। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि केवाईसी आजकल हर जगह रीवेरीफाई हो रही है और वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे से बात किया। Right. मेरे को लगता है कि कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही एक मेरे को लगता है ज्ञान का पॉडकास्ट होने वाला है। प्लस उन लोगों के लिए भी जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली and with the less money investment then starting later and having a blunder। कोशिश ये करनी है कि थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। कभी भी किसी भी चीज़ से पे अंधाधुंध भरोसा ना करें, खासकर जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलती है, जिसमें ओनली अराउंड 1% ऑफ द ट्रेडर्स ही हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर, और हो सके तो आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो आपको एक बेटर डायरेक्शन दे पाए फाइनेंस में, और ताकि आपकी लाइफ बेटर हो इन द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। एट द एंड सर, कोई ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट टिप जो आप सबको देना चाहेंगे, ऑडियंस को देना चाहेंगे, या फिर जो आपने सीखा है इतने समय पर, प्लीज़ बताइए। एक, आप हमेशा अपने साथ जो है ना, सोना और चांदी लेके चलें। पॉकेट में? नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अच्छा ओके ओके ओके, मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी में चले गया था, सॉरी सॉरी। नहीं, मेरा वो एंगल कैसे है, हर 10,000 पे ना सोना या चांदी में से कुछ छोटा मोटा अमाउंट आप जरूर खरीद लें। हर एवरी 10,000 10,000, जैसे ही आपका मान के चलें आज 1.5 लाख चांदी होगी, कल 1,60 होगी, फिर 1,70 होगी, जब जैसे जैसे 10,000 बढ़ता जा रहा है इसमें, आप बाय करते चले जाएं।
अच्छा ठीक है। चाहे वो एक छोटा चांदी का सिक्का हो, चाहे गोल्ड में ना करें, चांदी में करें, क्योंकि गोल्ड परचेजिंग पावर से धीरे धीरे 10 ग्राम से भी छोटा 1 ग्राम लोगे तो बहुत छोटा सा सिक्का आता है, तो वो फिर किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके से तो वो कर सकते हैं, वरना आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में भी आप बाय कर सकते हैं। कई Okay. सारे ये मैंने portals सुना हैं। है, इसके बारे में थोड़ा सा बता, हाँ। मतलब ये ऑल्दो एंड हो गया बट स्टिल दिस इज हाँ। अ वेरी गुड थिंग जो आप हर किसी को पता होना चाहिए। हाँ। इसके बारे में बताओ सर, इलेक्ट्रॉनिक वे में कैसे बाई कर सकते हैं? वैसे तो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड्स हैं, जिनका एक टेन्योर होता है कि इतने अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें तो 8 साल बाद आप उसमें उसे रिडीम करा सकते हैं। तो जो उस टाइम पे वैल्यू होगी 8 साल बाद वो आपको मिलेगी, लेकिन उस ठीक है। दौरान में आपको 2-2% का ब्याज भी मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो वो एक तरीके से नॉट कीपिंग योर फंड इन योर सेविंग बैंक अकाउंट, यू कैन कीप इट इनटू दैट, बट इट हैज़ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 8 इयर्स। 8 ईयर्स। अच्छा ठीक या है। इस टाइप से अलग अलग बॉन्ड्स भी हैं, या फिर डिजिटल वे में बाय करना है तो पेटीएम या इस टाइप से प्लेटफॉर्म भी आपको। हाँ, जिसमें मैंने हाँ। देखा है कि 100 रुपए, हाँ, 50 रुपए से कितने भी रुपए का इन्वेस्ट भी करना आप शुरू कर इन्वेस्टमेंट सकते। स्टार्ट ये कर बेटर सकते वे हैं। है, इट्स अ गुड वन, मतलब भरोसा करने लायक चीज है। मैं तो जब भी बोलूंगा तो आपको ये बोलूंगा, दुकानदार से जाके खरीद के ले आएं चांदी। अच्छा ठीक है, क्योंकि क्योंकि थोड़ा स्केप्टिकल डेढ़ सौ लगता रुपए है। का आज की तारीख में एक हाँ। 10 ग्राम का सिक्का आ रहा है, 1,500 रुपए का आपको सिक्का मिल रहा है 10 ग्राम का चांदी का। हम्म, वो आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी आपके पास सुनार कोई ना कोई तो जरूर होगा जो आपको एक चांदी का सिक्का दे सकता है। तो वो आप जरूर ले लें, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। हर 10,000 पे जैसे ही जंप करता है तो आप बाय कर लें, ओके। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक गोइंग एरा में कभी डिप भी आएगा अगर, तो इतना डिप नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपकी इकोनॉमीज हिल जाएंगी। अच्छा, डीप Because में खरीदना है कि नहीं? भाई डिप में तो आप खरीदिए, ओके। मगर आप घबराइए मत, ओके। क्योंकि आप ये भी बैक ऑफ द माइंड लेके चलें कि जितनी भी इकोनॉमीज वर्ल्ड में चल रही हैं सबके पास फंड्स, ट्रेजरर फंड्स में गोल्ड हैं, ट्रू। फिजिकल गोल्ड। गवर्नमेंट इंडिया के पास भी, अमेरिका के पास भी, चाइना के पास भी। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप आरबीआई की उसको न्यूज़ को समझें अगर थोड़ा सा और देखें, तो वो हर महीने लास्ट 2-3 इसी साल में 2-3 महीने में लास्ट 3 मंथ्स में उन्होंने बहुत अमाउंट का गोल्ड बाय किया है। ट्रू। तो अगर आरबीआई प्रूडेंट है इस रेट पे खरीदने के लिए, तो मुझे नहीं लगता हमें कहीं पीछे हटना चाहिए। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स जो है $1 ट्रिलियन को टच कर गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैक ऑफ द माइंड अपने आप को सॉलिड विद गोल्ड और प्रेशियस मेटल ही रखा हुआ है। हर कंट्रीज गोल्ड तो अगर रिजर्व कोई भी आपको कहीं भी सुनने को मिलता है डिप आएगा ये है, तो भाई डिप आने लायक ही इन्वेस्ट करें आप, कि अगर वो आज जीरो भी हो जाए पैसा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उतना पैसा इन्वेस्ट करें। और ये एसेट्स ऐसे नहीं है जो जीरो हो जाएंगे, नहीं होंगे zero, इनके जो हैं बस वो चलता रहता है कि मार्केट में किसी को कुछ ना कुछ तो डालना ही है ना। true। ऑनलाइन इतना डलने लगा है कि लोग घबराने ज्यादा लगे हैं, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं उस चक्कर में। हाँ, नहीं करते हैं वो, फ्रॉड ऐसा हाँ। लगता है फ्रॉड है। भाई आप अगर आज मान के चलें कोई भी बच्चा है आज एक आईफोन लेने जा रहा है 1.5 लाख रुपए का, अब वो साल में अगर 15-15 हज़ार रुपए की अपनी जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किसी प्रेशियस मेटल में करता, तो 1.5 लाख जो आईफोन आज खरीद रहा है 2 साल बाद वो 70,000 रुपए का ही हो जाएगा। True, और वो हाँ। कंपनी के ऑफिशियल रेट होंगे। हाँ। तो कोई ऐसा एसेट में आप पैसे डाल रहे हो जिसको आपको पता है कि अगले 2 साल में वो कर ही देगा, क्योंकि अगले साल वो फिर से एक नया लॉन्च करेगा उसके अगले साल, और फिर वो 50,000 की सेल में आपको अमेजोन पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लो, हाँ, बहुत सारे पैसे बचेंगे। बस गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो आई थिंक आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट में भी काफ़ी सुने होंगे, बट इट्स मतलब एक मेरे को लगता है गुरु ज्ञान है ये। तो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, इतना वैल्यूएबल बात देने, इतनी वैल्यूएबल मतलब नॉलेज देने के लिए। मेरे को था सबसे पहले मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, जो मैं बाइंग और रेंटिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। आई थिंक बाइंग इज़ अ गुड वन, बाइंग इज अ गुड वन, है ना, जहाँ पे आप, वही वाला बात है शाहरुख खान वाली बात है कि जी, घर अपनी जी, औकात से जी। थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए। जी। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो बेटर। आप और प्लस एक और बात जो आपने बोली कि हर चीज़ को सीख कर करो, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें फाइनेंस में। सो ओके, थैंक यू अगेन अपना कीमती समय हमें देने के लिए। प्लेजर।